हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज मास्टर्स। बच्चों, एक बार फिर से आपका ह्यूमैनिटीज मास्टर्स के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th में अगर आप हो और इकोनॉमिक्स लेके पढ़ाई कर रहे हो तो गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के बारे में। राइट बच्चों, ये वन शॉट होने वाला है जहां पे मैं आपको लगभग 1.5 2 घंटे लगेंगे मुझे ये पूरा चैप्टर समझाने में। इन डेढ़ दो घंटों में, राइट, 1.5 या 2 आवर्स में आप पूरा का पूरा ये चैप्टर अच्छे से समझने वाले हो। विद ऑल दी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, सारी चीजें आपको मैं कराऊंगा। और हो सकता है कि इससे पहले आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में ना आता हो, लेकिन आज पूरी कोशिश मेरी ये रहेगी कि आप जब ये वन शॉट देख के कंप्लीट करो तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के वन शॉट को। राइट, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे कि भाई आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे मेजर बात तो यही होनी चाहिए कि भाई पढ़ाई क्या करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या क्या है। तो बेटा हम देखेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, यानी कि मीनिंग समझेंगे गवर्नमेंट बजट की। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जानेंगे, गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसके बाद बजटरी रिसिट्स एंड उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखो, बजट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना, राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम बजट को कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस होल कंट्री। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं बजट, और वही आपकी किताबों तक आ जाता है गवर्नमेंट बजट। यहाँ पे जिस गवर्नमेंट बजट की हम लोग बात कर रहे हैं वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होने वाला है। ध्यान रखेंगे, जिस भी स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट के बजट के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे केंद्र सरकार के बजट के बारे में बात हो रही है। अब बजट में दो चीजें होती हैं। जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हो ना, तो उसमें दो चीजें होती है कि कमाई कहाँ से होगी और खर्चा कहाँ करेंगे। तो अर्निंग और फिर एक्सपेंडिचर, दो चीजों के बारे में यहाँ पे बात होगी। तो बजट के दो पार्ट्स हैं, पहला है आपका रिसिट और दूसरा है आपका एक्सपेंडिचर। तो रिसिट एंड इट्स कंपोनेंट, एक्सपेंडिचर एंड इट्स कंपोनेंट, इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बजटरी रिसिट क्या होती है, बजटरी एक्सपेंडिचर क्या होता है और उनके कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो डिटेल में ये पूरी चीजें चलने वाली हैं। ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं बेटा, बजटरी डेफिसिट, कि भैया अगर बजट में कमी आ जाती है, यानी कि अगर खर्चे ज्यादा होने लगते हैं और इनकम कम होने लगती है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो बजटरी डेफिसिट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद बजटरी डेफिसिट के कुछ और पार्ट्स हैं, जैसे कि प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। तो इन चीजों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लास्ट में एक टॉपिक और है छोटा सा, अनबैलेंस्ड बजट, ठीक है ना। तो बैलेंस्ड बजट क्या होता है, अनबैलेंस्ड बजट क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख लो कि भैया अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, अगर आप किसी सॉरी अगर आप किसी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो, इन दोनों ही केसेस में इससे ज्यादा टॉपिक आपको इस चैप्टर में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इतने ही चैप्टर इस पूरे इतने ही टॉपिक इस पूरे चैप्टर में है। तो चलिए शुरू करते हैं गवर्नमेंट बजट से। ठीक है बेटा, और मैं आपको इंडेक्स इसलिए दिखा देता हूं, टॉपिक्स इसलिए दिखा देता हूं ताकि आपको भी एक ट्रस्ट हो जाए कि हाँ भाई, ये अगर एक वन शॉट हर्ष भैया लेके आ रहे हैं तो सारी चीजें इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। चलो, और मेरा हमेशा से ये फोकस रहता है कि टाइम कितना भी लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, बट अगर एक वन शॉट है तो वन शॉट की तरह रिकॉर्ड किया जाए और आपको दिया जाए, जहां पे सारे के सारे टॉपिक आपको बताए जाए। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आते हैं कि भैया ये गवर्नमेंट बजट होता क्या है, ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले आप एक बात समझो, इस समय हमारी देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण जी। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल कुछ सालों से निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनको हम हिंदी में वित्त मंत्री भी कहते हैं, और ये वित्त मंत्रालय की वित्त मंत्री हैं। ठीक है ना, वित्त बोले तो फाइनेंस और मंत्रालय बोले तो मिनिस्ट्री। ठीक है ना। अब ये आती हैं फरवरी 1 तारीख को। एवरी ईयर, हर साल 1 फरवरी को बजट अनाउंस होता है। कहाँ पे अनाउंस होता है, लोकसभा में अनाउंस होता है, जिसको आप पार्लियामेंट भी कहते हो, संसद भी कहते हो। वहां पे आपका जो बजट है वो अनाउंस होता है। बजट एक तरीके का मनी बिल होता है। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा मोइन सर से कि बजट क्या होता है। तो बजट एक तरीके का मनी बिल होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रेड कलर के सूटकेस में बजट हमारा आता है, और फिर थोड़ी सी फोटो वोटो खींच के और फिर पार्लियामेंट में जाते हैं और इस तरीके से बजट को अनाउंस करते हैं। ठीक है ना।
तो February 1 is a well-known date in India when the finance minister presents annual budget of the government. तो 1 फरवरी को वेल नोन डेट है जहां पे फाइनेंस मिनिस्टर आती हैं, और इंडिया में जब भी जिस भी समय फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे तो वो अपना बजट जो है अनाउंस करेंगे, ठीक है ना। फॉर इट्स अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट द बजट अनफोल्ड्स। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बजट है एक मनी बिल। बजट क्या होता है? बजट एक मनी बिल होता है। तो क्योंकि बजट एक मनी बिल है तो पार्लियामेंट में इस बिल को पास कराना बहुत जरूरी होता है। एक बात और समझ लो, अगर पार्लियामेंट में ये बजट पास नहीं होता है तो बेटा सरकारें भी गिर सकती हैं, क्योंकि अगर बजट ही पास नहीं हुआ इसका मतलब कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी में नहीं है, और क्योंकि अगर आपकी गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं है तो इसका मतलब कि भैया फिर आपका है ना जो है बाय बाय हो सकता है, किसी भी गवर्नमेंट को बाय बाय किया जा सकता है लोकसभा से। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने दो चीजें यहाँ पे पढ़ी, दो चीजें बजट में होती हैं। पहली होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर, कि भैया देखो 2026 में मान लो जब बजट पास हुआ, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट की 2025 में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि पिछले 1 साल में गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी रही, और उसके बाद हम जानेंगे कि अगले 1 साल में यानी कि 2027 में गवर्नमेंट क्या क्या हमारे देश में करने वाली है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, तो पिछले साल हमने कैसा किया और अगले साल में हम क्या क्या करने वाले हैं, इन दोनों चीजों के बारे में बजट के अंदर बातचीत होती है, ठीक है जी। तो ये हो गया बेटा आपका गवर्नमेंट बजट। अब यहाँ पे एक बात आपको ये समझनी है कि बजट में होती हैं दो चीजें। पहला होता है बेटा रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब अगर आप आसान भाषा में समझेंगे तो रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई, ठीक है ना। रेवेन्यू का मतलब हो गया कमाई, और एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया खर्चा। तो दो चीजें सोचनी है, पहला कि कमाई कहां से होगी और दूसरी चीज है कि भैया खर्चा कहां से होगा, ठीक है। तो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एज प्रेजेंटेड इन द बजट आर नोन एज बजटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। इट हैज टू एस्पेक्ट। देखो बेटा, इकोनॉमी कभी भी स्टेबल नहीं रहती है, ठीक है ना, कभी भी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी। इकोनॉमी में या तो इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन होगा। बहुत इन्फ्लेशन होगा तो भी गवर्नमेंट एक्ट करेगी, बहुत डिफ्लेशन हो जाएगा तो भी गवर्नमेंट एक्ट करेगी, दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट एक्ट करेगी। जब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सही करने की कोशिश करती है और इकोनॉमी को स्टेबल बनाने की कोशिश करती है तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसे हम कहते हैं बजटरी पॉलिसी या फिर फिजिकल पॉलिसी। और जब आरबीआई यही काम करती है, आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक, तो बेटा सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या कहते हैं? हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है जी। तो दो चीजें आपने समझी कि इकोनॉमी कभी भी स्टेबल नहीं होगी, इकोनॉमी ऊपर और नीचे होती रहेगी। इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए जब गवर्नमेंट काम करती है तो उसे फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं, आरबीआई जब काम करती है तो उसे मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। बजट में दो चीजें होती हैं, एक तो कितना कमाओगे और दूसरा कितना खर्चा करोगे। कमाई और खर्चा दोनों चीजें यहाँ पे आती हैं। डन हो गई बात? बहुत बढ़िया। तो ये गवर्नमेंट बजट की बेटा डेफिनेशन है, देखते हैं आओ। तो गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर of the government for the financial year to come that reveals budgetary policy of the government to achieve the twin objectives of growth and stability। देखो, गवर्नमेंट क्या चाहती है बेटा? हमारे देश की गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में ग्रोथ होती रहे और स्टेबिलिटी भी रहे, कि हम आगे बढ़ते रहें लेकिन नीचे ना आए, हम स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए ग्रोथ करते रहें। ये दो होते हैं बेटा किसी भी गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव, स्टेबिलिटी और ग्रोथ। इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट लेके आती है कि हम कितना कमाएंगे और कितना खर्चा करेंगे, ठीक है ना। दैट रिवील्स द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट के बजटरी पॉलिसी को रिवील करती है। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? जो डीमेरिट गुड होते हैं ना, डीमेरिट गुड क्या होते हैं? सिन गुड। सिन गुड जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल, लिकर, इस पे टैक्स बढ़ाती है गवर्नमेंट। और जो मेरिट गुड होते हैं जैसे कि गेहूं, जैसे कि चावल, जिसको एसेंशियल कमोडिटीज कहते हैं, इन पे गवर्नमेंट टैक्स कम करती है और सब्सिडी बढ़ाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में रिसोर्सेस का सही तरीके से एलोकेशन हो, ठीक है ना,
वेल्थ इनइक्वालिटी कम हो। व्हाट इज वेल्थ इनइक्वालिटी? कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। ये जो गैप है अमीर और गरीब के बीच में, इसको कम करने की कोशिश करती है हमारे देश की गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ बजट। बिल्कुल क्लियर हो गई बात। तो यही है ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट, और इसीलिए गवर्नमेंट हर साल 1 फरवरी को बजट अनाउंस करती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बजट को लेके। ठीक है, तो बेटा पहला ऑब्जेक्टिव है जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ती रहे। जीडीपी कैसे बढ़ती है, ये आपको मैंने नेशनल इनकम के चैप्टर में पढ़ाया था, याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो इट इज अचीव्ड इन 2 ways, बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू टैक्स रिबेट एंड सब्सिडी। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि जीडीपी बढ़े। जीडीपी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को अपना खर्चा भी बढ़ाना होगा और प्राइवेट सेक्टर को भी अपना खर्चा बढ़ाना होगा। गवर्नमेंट अपना खर्चा कैसे बढ़ाएगी? भैया गवर्नमेंट खर्चा करना शुरू कर देगी तो अपना खर्चा बढ़ा लेगी। और प्राइवेट खर्चा कैसे बढ़ेगा? जब गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को सब्सिडी देगी, ग्रांट देगी, लोन देगी, लोगों को प्रमोट करेगी प्रोड्यूस करने के लिए, तब बेटा क्या होगा? तब जाके हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी। यस, बहुत बढ़िया। चलो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के एलोकेशन की बात करते हैं। इट्स बजटरी पॉलिसी द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री डायरेक्ट्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इन अ मैनर सच दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द गोल्स ऑफ प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर। देखो गवर्नमेंट क्या चाहती है, बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट चाहती है कि भैया सब लोग प्रॉफिट कमाएं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट, बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट तो कमाओगे, प्रॉफिट कमाने में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है बेटा? जब आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हो। गवर्नमेंट चाहती है कि भैया प्रॉफिट बढ़े, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट जैसे बढ़ रहा है बढ़ते रहे, बस क्या होता रहे? सोशल वेलफेयर भी होता रहे, सोसाइटी अपने तरीके से काम करती रहे। ठीक है ना, लोगों का भला भी होता रहे, लोगों की भलाई के लिए भी काम होता रहे। ये चाहती है हमारे देश की सरकार। ठीक है ना, और इसके लिए सरकार क्या करती है? रिसोर्सेस का एलोकेशन करती है, रिसोर्सेस को बांटती है। ठीक है, देखो कैसे बांटती है वो समझाता हूं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ लाइक सिगरेट एंड विस्की। ठीक है ना, अब जैसे बेटा सिगरेट है, टोबैको है, ठीक है ना, और विस्की है, ये सब हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इस पे हैवी टैक्सेस लगाती है। क्या करती है? हैवी टैक्सेस लगाती है। ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल गुड्स। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो सोशली यूजफुल गुड है जैसे कि खादी। अब बेटा खादी को इनकरेज करने से क्या होगा? स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस भी इनकरेज होंगी। तो खादी को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सब्सिडी बेटा वो ग्रांट होती है, वो ग्रांट का पैसा होता है जो गवर्नमेंट देती है प्राइवेट सेक्टर को, ताकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि रिसोर्सेज का सही तरीके से एलोकेशन हो, इसके अलावा वेल्थ इनइक्वालिटी कम हो, जो अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है उनकी दूरी कम हो। और दूरी कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी देती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है, जहां पे राशन की शॉप्स पे एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि गेहूं, चावल, सरसों का तेल, चना, नमक, ये सब भी लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई पूरी कहानी। आगे बढ़ते हैं। और क्या चाहती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट चाहती है कि भैया पब्लिक गुड्स का प्रोविजन हो। अब व्हाट इज पब्लिक गुड्स? देखो बेटा, लॉ एंड ऑर्डर ये पब्लिक गुड है। देखो, जब पुलिस के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करती है, आर्मी के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करती है, तो मेरे लिए नहीं करती है, हम सबके लिए करती है। ठीक है, जब गवर्नमेंट रोड बनाती है तो मेरे लिए नहीं बनाती, हम सबके लिए बनाती है। जब गवर्नमेंट एक सरकारी स्कूल बनाती है तो मेरे बच्चे के लिए नहीं बनाती, पूरे देश के बच्चों के लिए बनाती है। तो सिर्फ मेरा फायदा, यानी कि एक इंडिविजुअल का फायदा नहीं होता बेटा। इसीलिए ऐसे गुड्स को हम पब्लिक गुड्स कहते हैं। ठीक है, so these are those goods which satisfy collective needs of the people, law and order, and defense of the country. It is through budgetary allocation of funds that these goods are sufficiently provided to the people. और बेटा जब बजट निकाला जाता है तो ये इंश्योर किया जाता है कि लोगों को पब्लिक गुड्स सही समय पे, सही जगह पे प्रोवाइड किए जाएं।
डन हो गई बात, ओके। आगे बढ़ते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि अमीर और अमीर ना हो, गरीब और गरीब ना हो, देश में इनकम इनइक्वालिटी कम हो, तो पैसा सब में बराबर बराबर बटे। ठीक है, ये चाहती है हमारी गवर्नमेंट। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस विच इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी वेलफेयर स्टेट एज एन इंडिया। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि इंडिया को डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सेक्युलर कंट्री बोला जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भैया गवर्नमेंट यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे सरकार जो बनेगी वो लोगों के लिए, लोगों से और लोगों तक पहुंचने वाली सरकार बनेगी, यानी कि देश में सबका भला हो। और इंडिया में हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया हमारा घर है। हमारे घर में भैया सब सब लोग सुखी रहेंगे तो ही हम सुखी रहेंगे। सिंपल सी बात है बेटा, घर में अगर किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है तो हमें भी बुरा लगता है। कहने का मतलब है कि सबका सुख बहुत जरूरी है। तो इसी को वेलफेयर बोलते हैं, कि पूरी कंट्री का वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है ना? अब भैया क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट जो जो काम करती है वो अपने बजट में निकालती है। ठीक है ना? और क्या करती है ये देखिए, बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच एंड गिविंग सब्सिडीज टू द पुअर। गवर्नमेंट क्या करती है? रिच लोगों पे टैक्स लगाती है, ठीक है, और गरीब लोगों को सब्सिडी देती है ना? बाय सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू बीपीएल पॉपुलेशन एट अ लो प्राइस। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं, उनको फूड ग्रेन यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज भी गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जिसको हम कहते हैं पीडीएस, पीडीएस के थ्रू लोगों को, गरीब लोगों को कम रेट पे अनाज भी दिया जाता है, ताकि वो पेट उनका भरे तो वो आगे अपना काम कर सकें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं बेटा कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट अपनी स्कीमें चलाती है। थोड़ी देर पेन डाउन करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 75 लाख रसोई गैस कनेक्शन देगी सरकार। ठीक है, और इस तरीके से उज्ज्वला योजना के तहत गवर्नमेंट क्या करती है भाई, एलपीजी भी आज की डेट में एसेंशियल कमोडिटी है, तो एलपीजी प्रोवाइड कर रही है। या आप देख सकते हैं ये है बेटा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये एक राशन की दुकान है। राशन की दुकान में कुछ इस तरीके से लोग लाइन लगाते हैं और उनको अनाज दिया जाता है। अनाज में बेसिकली आप पूछेंगे क्या मिलता है, तो बेटा गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, सरसों का तेल मिलता है, नमक मिलता है, और चने का 1 किलो का चने का पैकेट मिलता है। 15 दिन में एक बार ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और ये मैं यूपी का बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? यूपी में इतना मिलता है, और इसको हमारे यहाँ यूपी में कहते हैं राशन शॉप्स। ठीक है ना? हमारे यहाँ यूपी में इसको कहते हैं, यूपी में कहते हैं राशन शॉप्स। ठीक है ना? कुछ लोग इसको कोटा शॉप्स भी कहते हैं। ठीक है ना? कुछ लोग कोटा कोटा शॉप्स भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। तो कोटा की दुकानें कह लो या फिर राशन की दुकानें कह लो, इस तरीके से लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट ये भी चाहती है, क्या चाहती है कि भैया दिल्ली तो डेवलप हो गया, गुड़गांव तो डेवलप हो गया, नोएडा तो डेवलप हो गया, पुणे तो डेवलप हो गया, बैंगलोर तो डेवलप हो गया, लेकिन भैया झारखंड का क्या, छत्तीसगढ़ का क्या, यूपी के गांव का क्या? मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है बेटा, रीजनल ग्रोथ करना चाहती है, कि हर रीजन की बराबर तरीके से ग्रोथ हमारे इंडिया में होती रहे। तो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, दिस इज अचीव थ्रू लिबरल टैक्सेस लॉस फॉर द बैकवर्ड रीजन। जो बैकवर्ड रीजन है वहां पे टैक्स थोड़े कम किए जाएं, इस्टेब्लिशमेंट किया जाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है बता देता हूं। जैसे बेटा हर शहर में कोई जमीन खाली पड़ी है, तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने से क्या होगा, वहां पे गवर्नमेंट कहती है कि आप बड़ी बड़ी कंपनियां आए, यहाँ पे आके अपना प्रोडक्शन करें, उससे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। देख सकते हो कि यहाँ पे गरीब लोगों को, गांव के लोगों को नौकरियां मिलेंगी, और उस क्षेत्र का विकास होगा। क्योंकि जब आप ऑफिस बनाओगे तो वहां लोग काम करने आएंगे, लोग काम करने आएंगे तो ट्रांसपोर्ट होगा, लोगों को जमीन खरीदेंगे लोग। ठीक है ना? तो इस तरीके से गवर्नमेंट चाहती है कि रीजनल ग्रोथ हो इन द बैकवर्ड रीजन थ्रू लिबरल टैक्स लॉ, है ना? और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टैक्स को कम भी करती है। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज,
Budgetary policy focuses on the generation of employment opportunities through investment in public enterprises. गवर्नमेंट एक काम और करती है, पब्लिक कंपनियों में यानी कि सरकारी कंपनियों में लोगों को नौकरियां मिलती रहे, इसके लिए गवर्नमेंट सरकारी कंपनियों को चलाती है। जैसे कि बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, एमटीएनएल, ठीक है ना। जैसे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओएनजीसी। इस तरीके की गवर्नमेंट कंपनी चलती हैं ताकि लोगों को अच्छे से नौकरियां मिलती रहें, ठीक है ना। तो ये भी हमारी सरकार, ये सब कुछ हमारी जो सरकार है ये बजट के थ्रू करने की कोशिश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी समझते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? अब देखो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सिंपल सा मतलब ये है बेटा, इन्फ्लेशन का मतलब होता है बहुत सारी महंगाई, डिफ्लेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन। ना बहुत महंगाई बढ़े ना इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, हमारी जो इकोनॉमी है वो बैलेंस तरीके से आगे बढ़ती रहे, बैलेंस होके उसमें ग्रोथ होता रहे। इसको अचीव करने के लिए हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वर्ड का यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे देश में हो, ठीक है। Now, free play of market forces or the forces of supply and demand are bound to generate trade cycle। ठीक है बेटा, what is trade cycle? ट्रेड साइकिल बेटा कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है ना। तो ट्रेड साइकिल कुछ इस तरीके की होती है, पहले इकोनॉमी बढ़ती है, ट्रेड बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, इस तरीके से ये चीजें चलती रहती हैं। तो जो ये वाला फेज है, जो ये वाला फेज है इसको हम कहते हैं ग्रोथ। जो ये वाला फेज है इसको हम कहते हैं मैच्योरिटी। जो ये वाला फेज है इसको हम कहते हैं रिसेशन या डिप्रेशन, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, ठीक है ना। तो बूम मतलब ग्रो होना, और डिक्लाइन मतलब रिसेशन होना या डिप्रेशन होना। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी इकोनॉमी फ्री तरीके से काम करती है, फ्री तरीके से काम करने का मतलब है कि डिमांड और सप्लाई का खेल चलता रहता है, इन दैट केस इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, बूम होता है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, और ये इस तरीके से बार बार होता रहता है। गवर्नमेंट को क्या करना है भाई? गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, ठीक है ना। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज कमिटेड टू सेव द इकोनॉमी फ्रॉम बिजनेस साइकिल। गवर्नमेंट का काम यह है कि हमारी इकोनॉमी को हमेशा बचा के रखे, किसी भी तरीके का इकोनॉमी को कोई नुकसान ना होने दे, ठीक है। बजट इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द सिचुएशंस ऑफ डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन। मैं बार बार इन दो वर्ड्स का नाम ले रहा था, इन्फ्लेशन का नाम ले रहा था, डिफ्लेशन का नाम ले रहा था। यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि भैया गवर्नमेंट जो बजट निकालती है उसमें गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ना होए, दिक्कतें ना पैदा करे। इसलिए हमारी इकोनॉमी को टू आप लिख सकते हो कि टू मेक श्योर दैट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज, है ना, इज देयर इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट यूजेस इट्स बजटरी पॉलिसी, ठीक है ना। एंड दिस पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो बिकॉज इट करेक्ट्स द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि बेटा अभी जब इकोनॉमिक ग्रोथ की आप बात करोगे, ठीक है ना, जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करोगे तो एक बात आप नहीं भूल सकते कि जो इस समय की हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसको आप नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट भी कहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी जी इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं पूरे अपने कैबिनेट के साथ। इनका एक टारगेट है 2047 तक, ठीक है ना, इंडिया को डेवलप्ड बनाना है। अभी हमारी कंट्री क्या है? अभी हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। तो मिशन है, मिशन का नाम है डेवलप्ड इंडिया मिशन। 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। 2047 में हमारे देश को आजाद हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि जब 100 साल पूरे हों तो हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री बन के सामने निकले, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, है ना। तो इसके लिए भी बजट यहाँ पे काम आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि सर ये बताइए, हाँ चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सर देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय
फिजिकल डिसिप्लिन, व्हाट हैपेंस इफ फिजिकल डिसिप्लिन इज नॉट मेंटेन्ड इन द इकोनॉमी। भैया क्या होगा जब इकोनॉमी में फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, ठीक है ना। बेटा फिजिकल डिसिप्लिन रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट के खर्चे जब गवर्नमेंट के खर्चे कमाई के बराबर होंगे, जब हम इतना पैसा कमाएंगे, गवर्नमेंट इतना पैसा कमाएंगी कि अपने खर्चों को अच्छे से निकाल पाए, इन दैट केस हम कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी फिजिकल डिसिप्लिन में काम करती है, ठीक है। इट कॉल्स फॉर अ नेसेसरी चेक ऑन द एक्सपेंडिचर इन व्यू ऑफ द लिमिटेड रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कहीं गवर्नमेंट का खर्चा इतना तो नहीं बढ़ता जा रहा है कि रेवेन्यू से पूरा ना हो पाए, कहीं ऐसा तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो उसको हमें तुरंत करेक्ट करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी गवर्नमेंट का खर्चा गवर्नमेंट के रेवेन्यू से कम हो जाए, और यहीं पे अगर ऐसा हो गया तो इसमें हो जाएगी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, ठीक है जी। चलो, lack of physical discipline often causes excess expenditure, it leads to inflationary spiral। और अगर ऐसा हो गया तो हमारे देश में इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस पैदा होने लगेंगी जो कि इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा बजट के स्ट्रक्चर के बारे में कि बजट का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। चलो तो देखते हैं भाई बजट का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो बेटा बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कहीं पे तो चार्ट होगा नहीं है, चलिए दिखाता हूँ, ठीक है। देखो आप देखो, ये है हमारा बजट, ठीक है ना। बजट में दो चीजें आती हैं, एक होता है रिसिट्स और एक होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। रिसिट्स मतलब होती है कमाई और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बच्चों खर्चा, ठीक है। रिसिट्स में आती हैं दो चीजें, रेवेन्यू रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स। एक्सपेंडिचर में आती हैं दो चीजें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आता हूं एक मिनट में, एक मिनट का ब्रेक दो। चलो भाई, तो सॉरी, वापस आते हैं, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से ये चार्ट आपको अपनी कॉपी में बनाना है। दो कंपोनेंट होते हैं बजट के, एक होता है रिसिट, एक होता है एक्सपेंडिचर। रिसिट में होती हैं दो चीजें, रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट, और एक्सपेंडिचर में होती हैं दो चीजें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। सबसे पहले आते हैं बजटरी रिसिट पे, इंक्लूडिंग रेवेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट, और फिर आते हैं बजटरी एक्सपेंडिचर पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप कहोगे कि सर यही पढ़ना है क्या हमें पूरे चैप्टर में? जी हाँ बेटा, अब पूरे चैप्टर में आपको यही समझना है कि रेवेन्यू रिसिट क्या होती है और कैपिटल रिसिट क्या होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। बस इतना समझ लोगे, चैप्टर खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले रिसिट्स के बारे में। बेटा रिसिट्स होती क्या है? रिसिट्स का मतलब होती है कमाई। गवर्नमेंट जितने भी तरीकों से पैसा कमाती है, वो सारे के सारे तरीकों से जो पैसा आता है उसे हम बजटरी रिसिट बोलते हैं, ठीक है। देखो, बजटरी रिसिट refers to estimated money receipts of the government from all sources during the fiscal year, ठीक है ना। सारे सोर्सेस को मिला दें, हम अपनी सारी इनकम को मिला दें, तो जितनी भी हम इनकम को मिलाएंगे ना, उतनी इनकम हमारी क्या हो जाएगी बेटा? बजटरी रिसिट हो जाएगी। डन, ओके। एक है रेवेन्यू रिसिट और एक है कैपिटल रिसिट। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू रिसिट क्या होती है। देखो बेटा बहुत सिंपल है, रेवेन्यू रिसिट का मतलब होता है छोटी मोटी कमाई, ठीक है ना। छोटी मोटी कमाई से ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट बनता है, ठीक है ना। ना बनता है ना बिगड़ता है, क्या? एसेट और लाइबिलिटी, सिंपल सी बात है। छोटी छोटी कमाई जो गवर्नमेंट की होती है,
उसमें ना गवर्नमेंट का कोई लाइबिलिटी बनती बिगड़ती है, ना एसेट बनता बिगड़ता है। कैपिटल रिसिट वो रिसिट होती है गवर्नमेंट की, वो बड़ी बड़ी कमाई जिसमें गवर्नमेंट का एसेट भी बनता है बिगड़ता है, लाइबिलिटी भी बनती है बिगड़ती है। अब आप पूछोगे सर बिगड़ती है? नहीं बेटा, रिसिट है तो एसेट बनेगा ही बनेगा और लाइबिलिटी कम ही होगी, फायदा ही फायदा है। उसे हम कैपिटल रिसिट कहते हैं। रेवेन्यू रिसिट वो होती है जिससे गवर्नमेंट की एसेट और लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और कैपिटल रिसिट वो होती है जिनसे फर्क पड़ता है। डन। चलो, तो these receipts do not create any corresponding liability for the government। गवर्नमेंट के लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती हैं ये रिसिट। और these receipts do not cause any reduction in the assets of the government, ठीक है ना। मतलब बेटा, रिसिट का मतलब होता है कमाई, तो कमाई तो एसेट बेच के भी की जा सकती है। एसेट बेचोगे तो एसेट कम हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वो कैपिटल रिसिट में होता है। जब गवर्नमेंट अपने एसेट बेच के पैसा कमाती है तो उसे हम कैपिटल रिसिट कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है टैक्स, ठीक है। जब गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूलती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। भाई गवर्नमेंट का काम है हमसे टैक्स वसूलना, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, हमसे टैक्स लेती है। जब गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम नहीं होती, लाइबिलिटी कम नहीं होती। ये बात समझ गए, ठीक है ना। तो टैक्स रिसिट, टैक्स इज अ रेवेन्यू रिसिट बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है ना। टैक्स क्या है बेटा, टैक्स एक रेवेन्यू रिसिट है, क्योंकि टैक्स लेने से गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्स इज अ यूनिलेटरल पेमेंट। बेटा टैक्स यूनिलेटरल, देखो, जब मैंने आपको पैसा दिया और आपने पैसा रख लिया, यानी कि ट्रांजैक्शन एक तरफा है, तो उसे कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, ठीक है। जब ट्रांजैक्शन दो तरफा होता है, आपने मुझे कुछ दिया, मैंने आपको कुछ दिया, उसे कहते हैं बाईलैटरल। तो टैक्स एक यूनिलैटरल ट्रांसफर है, पब्लिक गवर्नमेंट को देती है, बदले में गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम नहीं होती। कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट को देना कंपलसरी है, वन साइडेड पेमेंट है। यस और नो? यस। टैक्स रिसिट डू नॉट लीड टू एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और बेटा एक बात और, जो टैक्स है ना, उससे गवर्नमेंट का कोई एसेट भी कम नहीं होता, यानी कि ना लाइबिलिटी बनती बिगड़ती है, ना एसेट बनता बिगड़ता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ले जाऊंगा, अब मैं आपको ले चलता हूं कैपिटल रिसिट की तरफ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया, रेवेन्यू रिसिट, फिर मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, कैपिटल रिसिट। फिर रेवेन्यू रिसिट के कंपोनेंट्स हैं टैक्सेस, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले ये समझ लो कि कैपिटल रिसिट क्या होती है, ठीक है। दीज रिसिट्स क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब गवर्नमेंट ये रिसिट्स कमाती है, जब गवर्नमेंट इस तरीके से पैसा कमाती है, किस तरीके से, कैपिटल रिसिट के तरीके से, तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ती है और एसेट कम होते हैं। कुल मिला के कहानी यह है कि जब भी जिस भी कमाई से गवर्नमेंट के एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस पे फर्क पड़े, उस कमाई को हम कैपिटल रिसिट बोलते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, लोन्स बाय द गवर्नमेंट आर अ लाइबिलिटी। इसका एग्जाम्पल ये है कि बेटा जो गवर्नमेंट लोन लेती है ना, वो एक तरीके की क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। जो गवर्नमेंट लोन लेती है वो एक तरीके की लाइबिलिटी होती है। गवर्नमेंट ने लोन लिया, पैसा आया, लेकिन जब पैसा आया तो लाइबिलिटी बढ़ गई। एग्जाम्पल मिल गया ना आपको, एग्जाम्पल चाहते थे ना आप लोग, मिल गया ना एग्जाम्पल। सिंपल है कि गवर्नमेंट ने लोन लिया, गवर्नमेंट ने लोन लेके कमाई तो कर ली, लेकिन लाइबिलिटी गवर्नमेंट की बढ़ गई। या फिर मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट बाय सेलिंग इट्स शेयर से ऑफ एयर इंडिया वुड कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट किसी भी कंपनी में अपने शेयर्स को बेच देती है, इन दैट केस गवर्नमेंट के पास पैसा तो आता है, लेकिन गवर्नमेंट के एसेट्स क्या हो जाते हैं बेटा, कम हो जाते हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को बेच दिया है, ठीक है ना। पहले एयर इंडिया टाटा ग्रुप की थी, ठीक है, जिसको टाटा एयर भी बोलते थे। उसके बाद एयर इंडिया हो गई, और एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने ले लिया। और अभी कुछ
महीनों पहले, लगभग 1 साल पहले एयर इंडिया वापस से टाटा ग्रुप के पास पहुंच चुकी है। ठीक है, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को वापस से खरीद लिया है। लगभग 1800 करोड़ आई गेस कुछ ऐसी डील हुई है गवर्नमेंट और एयर इंडिया के बीच में। यहाँ पे गवर्नमेंट ने पैसा तो कमा लिया, लेकिन गवर्नमेंट के जो एसेट हैं वो कम। गवर्नमेंट ने पैसा तो कमाया, लेकिन गवर्नमेंट के एसेट कम हो गए। ऐसे रिसिट्स को आप कैपिटल रिसिट्स बोलते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा, कैपिटल रिसिट में 3 चीजें आती हैं। पहले मैं आपको कैपिटल रिसिट पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि ये छोटा है। फिर मैं आपको रेवेन्यू रिसिट की तरफ ले चलूंगा क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है। तो पहले कैपिटल पढ़ लेते हैं, फिर रेवेन्यू पढ़ लेंगे। कैपिटल रिसिट में 3 चीजें आती हैं। रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, लोन वापस मिल गया। ठीक, लोन वापस मिल गया तो पैसा आ गया, वो भी यहाँ पे आएगा। गवर्नमेंट ने किसी से लोन ले लिया तो भी पैसा आया, वो भी यहाँ पे आएगा। और अदर रिसिट्स भी यहाँ पे आती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला, रिकवरी ऑफ लोन। The central government offers loan to the state government to cope up with the financial crisis. When these loans are recovered, assets of the government are reduced. देखो बेटा, लोन क्या होता है? जब मैंने आपको लोन दिया तो मैं अपने एसेट्स में लिखता हूं, आप अपने लाइबिलिटी में लिखते हो। जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एसेट्स में काउंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी लाइबिलिटी में काउंट करती है। हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये किसके लिए पढ़ रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है बेटा? वो एक तरीके का क्या है? एसेट है। ठीक है, अब सोचो, मैंने आपको लोन दिया, आपने मुझे लोन वापस कर दिया, मेरे पास पैसे आ गए, लेकिन एसेट मेरा कम हो गया। यस और नो? ठीक है ना। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट to cope up with financial crisis. When these loan are recovered, assets of the government are reduced. जब ये लोन रिकवर कर लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट के एसेट कम हो जाते हैं, लेकिन पैसा आ जाता है। इसीलिए इसको कैपिटल रिसिट में हम लोग डालते हैं। अब आप सवाल पूछोगे, सर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए? भैया, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये पैसा क्यों लेती है? तो बेटा, अभी अभी आपने देखा होगा कि असम में बाढ़ आई थी, तो असम को पैसों की जरूरत पड़ी होगी। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुई, उत्तराखंड को पैसों की जरूरत पड़ी होगी। हिमाचल में कुछ बाढ़ आ गई, बादल फट गया, तो वहां पे पैसों की जरूरत पड़ेगी। इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है। जब स्टेट गवर्नमेंट वो लोन वापस कर देती है तो उसको कैपिटल रिसिट में काउंट किया जाता है। ठीक है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी। वाइल लेंडिंग क्रिएट एसेट्स, बोरोइंग क्रिएट्स लाइबिलिटी। देखो, बोरोइंग का मतलब होता है पैसा लेना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर पैसा लिया, सर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी से पैसा लेती है? जी हाँ बेटा, लेती है। किससे? आरबीआई से, वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, डब्ल्यूएचओ से, यूएनओ से। ठीक है ना। तो वो जो पैसा होता है बेटा वो होती है बोरोइंग। अब जब आप किसी से उधार लेते हो तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, बाई लेंडिंग क्रिएट एसेट। लेंडिंग मतलब उधार देना। उधार देते हो तो एसेट बनते हैं, लेकिन जब उधार लेते हो तो लाइबिलिटी बनती है। अकॉर्डिंगली बोरोइंग्स आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। लेकिन बोरोइंग करने के बाद पैसा आता है, इसी वजह से बोरोइंग को कैपिटल रिसीट का पार्ट माना जाता है। इट मे बी नोटेड दैट द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा लेती है? गवर्नमेंट पूरी दुनिया से पैसा ले सकती है, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से। रिजर्व बैंक से पैसा लेती है, ठीक है ना। और जनरल पब्लिक से पैसा लेती है। जनरल पब्लिक से जब पैसा लेती है तो उसे हम मार्केट बोरोइंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज मार्केट बोरोइंग। ठीक है, बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक आर कॉल्ड मार्केट बोरोइंग। अब आते हैं अदर रिसिट पे। डिसइन्वेस्टमेंट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। आपने आपने एलआईसी का नाम सुना है? सुना होगा, ठीक है ना। तो बेटा, गवर्नमेंट क्या करती है, 2021 में एलआईसी एक कंपनी है जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी। ऐड आता है टीवी में, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ना चिंता ना फिकर ना है डर, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, पूरा ऐड आता है। ठीक है ना। तो एलआईसी के शेयर गवर्नमेंट बेच देती है पब्लिक को
हमने भी खरीदा था 2021 में, 15,000 रुपए के 15 शेयर थे, ठीक है ना। अभी वो लॉस में है, प्रॉफिट में है, वो एक अलग बात है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे पब्लिक से उठाए, उसे कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। बदले में गवर्नमेंट ने उस कंपनी के शेयर्स पब्लिक को दिए, इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट करने से पैसा तो आता है लेकिन एसेट कम हो जाते हैं, इसी वजह से ये अदर रिसिट्स का पार्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट sells off its shares of public sector enterprises to private sector. It involves transfer of ownership of public sector enterprises to the private entrepreneurs leading to privatization. कुल मिला के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 3 का वन शॉट आपने इस चैनल पे देखा होगा, जहां पे मैंने आपको लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पढ़ाया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसे हम अदर रिसिट्स में डालते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यस और नो? यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेटा, जब गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेटाइजेशन करती है। जब गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक सेक्टर का पैसा पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट, पब्लिक सेक्टर का ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर के शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, बदले में पैसा ले लेती है। तो गवर्नमेंट की कमाई तो होती है लेकिन गवर्नमेंट के एसेट कम हो जाते हैं, और यही रीजन है बेटा कि इसको हम लोग कैपिटल रिसिट में डालते हैं। तो कैपिटल रिसिट में तीन चीजें होती हैं। नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लेना। डिस्क्लेमर दे रहा हूं बेटा, थोड़ी लेट हो गई डिस्क्लेमर देने में, लेकिन अब से दे रहा हूं, ध्यान से समझना। दिस इज नॉट अ मूवी, डांट नहीं रहा हूं, मेरी टोन ऐसी हो सकती है बट ये मूवी नहीं है। वन शॉट देख रहे हो तो नोट्स आपको बनाने हैं, बाकी पीडीएफ मैं आपके लिए एप्लीकेशन पे भी दे दूंगा, और आपको मैं जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, और हर वेडनेसडे को मेरा एक वन शॉट आएगा, तो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक बात और बेटा, ये हो गया आपका पूरा का पूरा रिसिट, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे रेवेन्यू रिसिट, जो हम पीछे छोड़ के आए, तो छोड़ेंगे नहीं, यहां से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा रेवेन्यू रिसिट के बारे में। कैपिटल रिसिट हमने ऑलरेडी पढ़ ली, रेवेन्यू रिसिट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं टैक्स रिसिट पे, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये कि बेटा, दो बैचेस हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, ठीक है ना। एक बैच का नाम है निर्माण, और एक बैच का नाम है निर्माण फॉर एवर, ठीक है ना, फॉर एवर, ठीक है। तो ये लगभग 2999 का है, और ये लगभग 4499 का है, ठीक है। दोनों के बेनिफिट्स अलग अलग हैं, ठीक है ना। आपको हमारी ह्यूमैनिटीज मास्टर्स की एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां पे जाके निर्माण फॉरएवर या निर्माण बैच खरीदना है। रीजन क्यों खरीदना है? मेरे कहने पे खरीदना है? नहीं भैया, मेरे कहने पे क्यों खरीदोगे, मेरे कहने पे पैसा क्यों लोगे? मैं कौन होता हूँ आपको ये बताने वाला कि पैसा कहाँ खर्च करो? आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने दिमाग से पैसा खर्च करो। इस चैनल पे जाओ, हर एक टीचर के वन शॉट देखो। अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग ट्रस्टेबल लोग हैं, हम पे भरोसा किया जा सकता है, तो अपने 4,000, 4,000, 4,500, 3,000 रुपए पे करो। अगर तुम्हें लगता है भैया नहीं, हम लोग तो अच्छे लोग नहीं है, हम लोग आपका पैसा लेके कहीं भाग जाएंगे, ठीक है ना, तो क्या करो, तो मत खरीदो। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको कि हम लोग अच्छे लोग हैं, ठीक है ना। हम लोग बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने बड़े बड़े एडटेक कंपनीज में काम किया है। हम लोग एक साथ आते हैं सारे टीचर्स, और आपके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और आपको वन टू वन गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसी भी बड़ी कंपनी के बैच आप खरीदते हो, वहां पे 100-200 बच्चे होते हैं। टीचर एक बच्चे पे कितना ध्यान दे पाता है ये आपको पता है, हमको पता है, ठीक है ना। यहाँ आप आओगे, यहाँ आप आओगे, बच्चे कम है। वन टू वन आपको मैं गाइडेंस दूंगा, वन टू वन आप गाइडेंस हर एक टीचर से ले सकते हो। वन टू वन आपकी नीड्स पूरी की जाएंगी, पीडीएफ हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, क्लासेस हो गई, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब डिसीजन आपका है, और सिंपल है बेटा। इस दुनिया में सबसे बड़ा काम, सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? किसी के कहने पे पैसा खर्च करना। तो भैया तुम मेरे कहने पे पैसा मत खर्च करो, ठीक है ना। तुम खुद देखो, अगर तुम्हें पढ़ना है, अगर तुम्हें कॉन्टिन्यूअसली पढ़ना है, अगर तुम्हें लगातार क्लासेस चाहिए, अगर तुम्हें बेस्ट कंटेंट चाहिए पूरे इंडिया में, तो आप बैच ले लो निर्माण फॉरएवर, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने
टैक्स रिसिट्स के बारे में। ठीक है, चलो ओके। तो है ना, आते हैं बेटा टैक्स रिसिट पे। ध्यान रखेंगे टैक्स रिसिट्स रेवेन्यू रिसिट्स का पार्ट होता है। मैं आपको कैपिटल रिसिट्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपको रेवेन्यू रिसिट पढ़ाने जा रहा हूं। A tax is a compulsory payment made by an individual, household or a firm to the government without reference to anything in return। देखिए, गवर्नमेंट वैसे तो हमसे बहुत सारे वादे करती है, लेकिन टैक्स के बदले में गवर्नमेंट हमको कुछ देगी ऐसा कोई वादा गवर्नमेंट नहीं करती। ऐसे तो गवर्नमेंट बहुत वादे करती है, हम रोड बनाएंगे, ट्रेन बनाएंगे, हवाई जहाज बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, आपके शहर में पानी आएगा, ये होगा वो होगा। बट बेटा टैक्स के बदले में होगा ये कहीं नहीं कहा जाता है, ये कहीं भी लिखित नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं करती गवर्नमेंट। तो इसीलिए टैक्स को यूनिलैटरल ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, इसीलिए टैक्स को यूनिलैटरल ट्रांसफर बोला जाता है, क्योंकि ये एक तरफा पैसा होता है, पब्लिक दे देती है गवर्नमेंट को। ठीक है, कौन कौन देता है भैया? हम भी देते हैं, फर्म भी देती है, इंडिविजुअल्स भी देते हैं, सब लोग पैसा देते हैं गवर्नमेंट को और कंपलसरी देते हैं। ठीक है ना। टैक्स दो तरीके के हैं। ठीक है, पहला है आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वैल्यू एडेड और स्पेसिफिक टैक्स, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला होता है बेटा आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स? ठीक है, ये समझने के लिए आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और पहले ये समझते हैं। ठीक है ना। हाँ, पहले ये भी समझ सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। चलो ठीक है, यहाँ पे आता है। ठीक है, देखो ऐसा है बच्चों, रेवेन्यू रिसिट अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, टैक्स को छोड़ो, पहले रेवेन्यू रिसिट रिसिट पे आता है। ठीक है, देखो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अभी हम लोग रेवेन्यू रिसिट पढ़ रहे थे। रेवेन्यू रिसिट दो तरीके की होती है, टैक्स रिसिट और नॉन टैक्स रिसिट। ठीक है ना, यानी कि गवर्नमेंट की वो कमाई जो या तो टैक्स से हो या तो टैक्स से ना हो। पहले समझते हैं टैक्स से क्या नहीं होता है। बेटा टैक्स में जो टैक्स से नहीं होती है वो कौन सी इनकम होती है? सबसे पहले फीस। अभी आप सीयूटी का फॉर्म भरते हो, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए का फॉर्म होता है, वो कहाँ जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। ठीक। फाइन्स, अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो, स्कूटी या बाइक चलाते हो, चालान कटता है आपका, तो वो फाइन कहाँ जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। इस शीट्स क्या होते हैं? आगे बता दूंगा इस शीट्स क्या होते हैं। स्पेशल असेसमेंट, ठीक है, ये बता देते हैं क्या होता है। पहले मैं इस शीट्स के बारे में बात करता हूँ। देखो बेटा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई वारिस नहीं होता, कोई बेटा बेटी पापा मम्मी भाई बहन नहीं होता, और उनके पास जमीनें होती हैं। जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो जो जमीन होती है वो किसको जाएगी? सरकार को चली जाती है। उसे कहते हैं इस शीट। व्हाट इज स्पेशल असेसमेंट? मेरा ये घर है, ठीक है ना, ये घर है मेरा, है ना, ये मेरा घर है। मेरे घर के बगल में हाईवे चला गया, हाईवे के आने से मेरे घर की कीमत बढ़ गई। उस बढ़े हुए घर की जो कीमत है उस पे गवर्नमेंट थोड़ा सा पैसा आपसे मांग सकती है, उसे कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, बीएसएनएल, ओएनजीसी और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट चलाती है, वहां से अगर कुछ प्रॉफिट आता है तो वो भी गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ठीक। ग्रांट और डोनेशन, भैया डोनेशन तो आप लोग जानते ही हो, कोई फॉरेन से डोनेशन आ गया, मैंने डोनेशन कर दिया गवर्नमेंट को। ठीक है, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में लोग डोनेशन देते हैं। ठीक है, इन दैट केस उसे हम कहते हैं ग्रांट और डोनेशन, वो भी गवर्नमेंट को जाता है, वो भी गवर्नमेंट की कमाई है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम 2G एंड 3G। वैसे तो आप लोग 4G 5G 6G चला रहे हो, 6G तो भी चलाओगे, अभी 4G 5G चला रहे हो। तो ये जो स्पेक्ट्रम के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम जब गवर्नमेंट बेचती है तो उससे गवर्नमेंट को जो पैसे आते हैं वो हम डालते हैं नॉन टैक्स रिसिट में। अब आते हैं टैक्स रिसिट पे। टैक्स तो आप लोग समझ गए होंगे। टैक्स वैसे तो बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यानी कि भैया मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरी इनकम पे जो टैक्स लग रहा है उसे मैं इनकम टैक्स कहता हूँ।
कॉरपोरेशन टैक्स, जैसे मेरी इनकम पे जो टैक्स लगता है उसे इनकम टैक्स बोलते हैं, वैसे कंपनियों के प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है उसे कॉरपोरेट टैक्स बोलते हैं। स्टेट ड्यूटी, मैंने जमीन खरीदी, जमीन की जो रजिस्ट्री होती है कि जमीन मेरे नाम पे हो जाए, उसमें जो रजिस्ट्री का पैसा होता है वो भी गवर्नमेंट को जाता है, वो भी चला गया। गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, आपका अमेरिका से कोई सामान आता है ना, उस पर कस्टम ड्यूटी पड़ती है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, जीएसटी बोले तो बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। तो इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी आपकी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। यस, और ये आपके हो गए नॉन टैक्स रिसिट, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हम लोग कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यार डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। देखो, मैं कमा रहा हूं पैसे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो मैं कमा रहा हूं बहुत सारे पैसे, ठीक है। अब मेरी इनकम पे जो टैक्स पड़ेगा उसे मैं क्या कहूंगा, उसे मैं कहूंगा इनकम टैक्स। पड़ा किस पे, मुझ पे, दिया किसने, मैंने, ठीक। सेम बंदे पे पड़ा, सेम बंदे ने दिया, इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। आगे बढ़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स समझते हैं। आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है ना, ये रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, रेस्टोरेंट में खाया आपने, ठीक है ना। टैक्स लगा रेस्टोरेंट वाले के ऊपर, लेकिन उसने वो टैक्स आपके बिल में जोड़ दिया, आपका बिल आया, बिल में टैक्स जोड़ा हुआ है। तो ये है रेस्टोरेंट का मालिक, ये है रेस्टोरेंट का मालिक और ये हो आप, ठीक है ना। खाना किसने खाया, आपने खाया, टैक्स किसको भरना था, इनको भरना था। तो भरना किसी और को था और भरा किसने, आपने भरा, फाइनल जो टैक्स है। तो लिवाई किसी और पे हुआ, बेटा लिवाई का मतलब होता है लागू या बोझ किसी और के ऊपर था और पे किसी और ने किया, ठीक है ना। यहाँ पे लिवाई भी मेरे ऊपर था और पे भी मैंने किया, तो क्योंकि टैक्स था भी मेरे ऊपर, पे भी मैंने किया, इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यहाँ टैक्स किसी और पे था, किसी और ने पे किया, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। डन, ओके। अब देखो बेटा, अगर तुम्हारी इनकम ज्यादा है, ठीक है, तो तुम ज्यादा टैक्स दोगे, इसीलिए डायरेक्ट टैक्स को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए सेम होता है। गरीब आदमी कुरकुरे खाएगा तो भी वो टैक्स देगा, अमीर आदमी कुरकुरे खाएगा तो भी वो टैक्स देगा और सेम देगा। तो ऐसे टैक्सेस को हम रीग्रेसिव टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रीग्रेसिव टैक्स कहते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। अ डायरेक्ट टैक्स इज द वन final is the one the final burden of which is borne by the person on whom it is imposed, जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया गया, आखिरी में पेमेंट भी उसी ने करी। इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एन इनडायरेक्ट टैक्स इज द वन whose initial burden or impact is on the person, one person, but he succeeds in shifting the burden to another person। इनिशियल बर्डन था रेस्टोरेंट के मालिक के ऊपर, लेकिन पे किया हमने क्योंकि खाना खाने हम गए थे। तो ऐसे जो टैक्स होते हैं बेटा उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जीएसटी इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और जीएसटी इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, समझ में आ गई बात, अभी जस्ट समझाया। अ टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस विद एन इंक्रीजेस इन इनकम। मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरे ऊपर टैक्स ज्यादा लगेगा, इसीलिए इसको हम प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। सो दैट द रियल बर्डन ऑफ द टैक्स इज मोर ऑन द रिच एंड लेस ऑन द पुअर। गरीब आदमी कम कमा रहा है तो टैक्स भी कम देता है, अमीर आदमी ज्यादा कमा रहा है तो टैक्स भी ज्यादा देता है।
A tax is said to be regressive when it causes a greater real burden on the poor than the rich. और एक टैक्स को हम रिग्रेसिव तब कहते हैं जब जो बर्डन है वो पुअर पे ज्यादा हो और रिच पे कम। क्योंकि कुरकुरे का पैकेट जो आपने खरीदा, आप अमीर थे मैं गरीब, आपने टैक्स दिया आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन गरीब आदमी ने टैक्स दिया उसको फर्क पड़ा। ठीक है ना। तो ऐसे टैक्सेस को जो सबके लिए सेम होते हैं उन्हें हम रिग्रेसिव टैक्सेस कहते हैं, और ऐसे टैक्सेस जो इनकम के साथ बढ़ते रहते हैं उन्हें हम प्रोग्रेसिव टैक्सेस कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज वैट? वैट और स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स पहले पढ़ते हैं। व्हेन अ टैक्स इज लिवाइड ऑन अ कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूनिट्स, साइज और वेट, इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं, आप टेंशन मत लो। इट इज इम्पोज ऑन वैल्यू एडेड एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। वैल्यू एडेड refers to the difference between value of output and value of intermediate consumption. जीएसटी is an important form of value added tax. देखो बेटा, जीएसटी सुना है आपने? सुना होगा। तो पहले आया कॉटन, कॉटन पे टैक्स लगा। कॉटन से बना कपड़ा, कपड़े पे टैक्स लगा। कपड़े की हुई कलरिंग, टैक्स लगा। कलरिंग होने के बाद कपड़े का बना शर्ट, शर्ट पे टैक्स लगा। शर्ट पे लगे बटन, हुआ प्रिंट, तो फिर टैक्स लगा। जितनी बार आपने वैल्यू ऐड करी उतनी बार टैक्स लगा। ऐसे टैक्सेस को हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। जब जब वैल्यू ऐड हुई तब तब टैक्स लगा, इसे कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, जिसका नाम है जीएसटी। लेकिन कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो यूनिट पे, साइज पे, उस पे लगते हैं। जैसे अगर आपने 1 लीटर पेट्रोल भराया तो 1 लीटर पे टैक्स लगेगा। अगर आपने 2 लीटर पेट्रोल भराया तो 2 लीटर पे टैक्स लगेगा। यानी कि जितना लीटर तेल भराओगे उतना आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ऐसे टैक्सेस को हम स्पेसिफिक टैक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक टैक्स भी बोलते हैं। आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये हो गई भैया टैक्स की पूरी कहानी। ठीक है, 1 मिनट। हम्म, चलो। ठीक है, ओके। डायरेक्ट टैक्स, इट इज अ टैक्स विच इज फाइनली पेड बाय द पर्सन ऑन whom इट इज लीगली इम्पोज। तो जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जब वही पे करता है तो उसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है। इट इज अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन बट इज पेड बाय अनदर। जब इम्पोज किसी और के ऊपर हो और पेड कोई और करे तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। चलिए, जब इम्पोज किसी और के ऊपर हो और पे कोई और करे तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। द बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन। मेरे ऊपर बर्डन है, मुझे ही पे करना पड़ेगा। द बर्डन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन और लोगों पे शिफ्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली प्रोग्रेसिव। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी कि इनकम बढ़ने से टैक्स बढ़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं। रिग्रेसिव का मतलब है सब पे सेम तरीके से लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी और कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। सर, नॉन टैक्स रिसिट पे आते हैं। ये नॉन टैक्स रिसिट क्या होती हैं, समझते हैं। देखो बच्चों, आते हैं नॉन टैक्स रिसिट पे। नॉन टैक्स रिसिट आर दोस रिसिट विच अराइज फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्स। टैक्स के अलावा गवर्नमेंट की जो इनकम होती है उसे हम नॉन टैक्स रिसिट कहते हैं। ठीक है। सबसे पहला आता है फीस। गाड़ी खड़ी है, नो पार्किंग में, पुलिस वाले अंकल ने फोटो खींच ली, चालान कट गया, इसे कहते हैं फीस। है ना, इसे कहते हैं फाइन, इसे कहते हैं फाइन। नाउ व्हाट इज फीस? पासपोर्ट बनवाने गए, पासपोर्ट बनवाने के लिए आपने फीस दी, उसे कहते हैं फीस। A fee is a payment to the government for the services that it renders to the people. गवर्नमेंट आपको सर्विस दे रही है पासपोर्ट बनवाने की, तो वो जो सर्विस है उसके लिए गवर्नमेंट ने जो आपसे पैसा लिया उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फीस कहते हैं। जैसे कि लैंड रजिस्ट्रेशन की फीस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनाने की फीस,
पासपोर्ट की फीस, कोर्ट की फीस, ये हो गया फीस। फाइन क्या होता है बेटा? ये फाइन होता है, गाड़ी खड़ी है, फोटो खिंच गई, चालान कट गया, 2,000 रुपये चले गए, ठीक है। तो फाइन्स आर दोस पेमेंट्स विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट। द एम इज नॉट टू अर्न रेवेन्यू बट टू मेक पीपल रिस्पेक्टफुल टू द लॉ। फाइन उन लोगों के ऊपर लगाया जाता है जो कानून तोड़ते हैं। हेलमेट ना पहनने पे आपको जेल नहीं होगी, तो सजा देना हमारा मेन काम नहीं है। गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? गवर्नमेंट का मेन काम है कि भैया लोगों को कानून की रिस्पेक्ट करना सिखाई जाए, ठीक है ना। चलिए, गवर्नमेंट का मेन काम क्या है? गवर्नमेंट का मेन काम है कि लोगों को कानून की रिस्पेक्ट करना सिखाई जाए, ठीक है। इसके लिए उनके ऊपर क्या लगाया जाता है? फाइन लगाया जाता है। व्हाट इज शीट? शीट रिफर्स टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट which arises out of the property left by the people without a legal heir। कोई एक इंसान है, उनका कोई वारिस नहीं है, कोई लीगल हायर नहीं है। हायर का मतलब होता है कोई बेटा बेटी, पापा मम्मी बहन भाई, कोई नहीं है। तो उनको उनके मरने के बाद जो पैसा होता है, वो जो जमीन होती है, वो गवर्नमेंट को चली जाती है। देर आर नो क्लेमेंट्स, देर आर नो क्लेमेंट्स ऑफ सच प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट इज दैट पेमेंट विच इज मेड बाय द ओनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज whose value has appreciated due to developmental activities of the government। मेरा घर है, मेरे घर के बगल में हाईवे निकल गया, हाईवे के निकलने से मेरा फायदा हुआ, जो फायदा हुआ उस पे गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? स्पेशल असेसमेंट लगा दिया, गवर्नमेंट की इनकम हो गई। चलिए, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइज। गवर्नमेंट की बहुत सारी पब्लिक इंटरप्राइज है, जैसे कि इंडियन रेलवेज, नंगल फर्टिलाइजर फैक्ट्री, इंडियन ऑयल, भिलाई स्टील प्लांट। यहां से जो पैसा आता है उसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस। Sale of spectrum like 2G, 3G, income from the sale of spectrum has emerged as a significant source of non-tax receipts of the government। जब गवर्नमेंट 2G, 3G, 4G, 5G के कॉन्ट्रैक्ट बेचती है, वहां से गवर्नमेंट को जो पैसा आता है वो हो गया आपका सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। What is grant and donation? It is very common for the people to offer donations and grants to the government when there are natural calamities like earthquake, flood and famines। जब गवर्नमेंट क्या करे? जब गवर्नमेंट फेस कर रही है, ये देश फेस कर रहा है कोई अर्थक्वेक, कोई फेमाइन यानी कि सूखा, कोई फ्लड यानी कि बाढ़, जो आजकल बहुत कॉमन है असम में, उत्तराखंड में, हिमाचल में। जब गवर्नमेंट ऐसी चीजें फेस करती है बच्चों, तो लोग गवर्नमेंट को डोनेशन देते हैं। पीएम रिलीफ फंड में लोग जब पैसा डालते हैं तो वो भी गवर्नमेंट की इनकम होती है। और इस तरीके से आपने क्या पढ़ा? आपने रिसिट पढ़ी, रिसिट में आपने रेवेन्यू रिसिट पढ़ी, कैपिटल रिसिट पढ़ी, रेवेन्यू रिसिट में आपने नॉन टैक्स रिसिट पढ़ी, टैक्स रिसिट पढ़ी, टैक्स रिसिट कितने की तरीके की होती है ये पढ़ा, नॉन टैक्स रिसिट कितने तरीके के होते हैं आपने ये पढ़ा। दूसरे हाथ पे आपने कैपिटल रिसिट के तीनों पढ़े, बोरोइंग, लेंडिंग और अदर रिसिट्स, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट आपने पढ़ा। इस तरीके से आपने पूरा रिसिट का जो कंसेप्ट है वो पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बजटरी एक्सपेंडिचर की, ठीक है ना। तो अभी हमको क्या क्या पढ़ना है? अभी हमको बेटा बजटरी एक्सपेंडिचर पढ़ना है। एक्सपेंडिचर पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है अनबैलेंस्ड बजट, बैलेंस्ड बजट, और फिर हमें प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सारी चीजें पढ़नी है और इनके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए, मैं यूं गया और यूं आया, पानी पी के, आई विल बी बैक, है ना। टिल देन वीडियो पॉज कर लो या चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस यूं गया और पानी पी के तुरंत आता हूँ, ठीक है। ओके, चलो भाई, तो शुरू करते हैं बच्चों हम लोग अपने एक्सपेंडिचर से, और आ चुके हैं एक्सपेंडिचर, बजटरी एक्सपेंडिचर के टॉपिक पे। देखो, बजटरी एक्सपेंडिचर में अगेन दो चीजें होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट के एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट के एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस पे फर्क डालता है, यानी कि इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बेटा? खर्चा होता है। खर्चा याद करेंगे, जब भी खर्चे की या कमाई की बात हो, ये दोनों ही चीजें आगे आने वाले साल के लिए तय की जाती हैं कि गवर्नमेंट कितना कमाएगी और गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, पहला है आपका
चलो, तो दो चीजें आती हैं, पहला है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के लिए किसी भी तरीके का कोई एसेट क्रिएट नहीं करता है, एंड डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, और ना ही गवर्नमेंट के लिए कोई रिडक्शन करता है लाइबिलिटी में। ठीक है ना। कुल मिला के अगर आप मोटा मोटा समझना चाहो तो ये समझाया जा रहा है कि भैया वो एक्सपेंडिचर जो एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस को छूता भी नहीं है, अफेक्ट भी नहीं करता है, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन ओल्ड एज पेंशन, सैलरी एंड स्कॉलरशिप आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा गवर्नमेंट खर्चा करती है पेंशन देने में, सैलरी देने में, स्कॉलरशिप देने में, इससे गवर्नमेंट के किसी भी एसेट को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ ग्रांट, जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है स्टेट गवर्नमेंट को टू कोप विद नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज से कोप अप करने के लिए, जैसे कि फ्लड और अर्थक्वेक, डज नॉट रिड्यूस फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी मैनर। ठीक है ना। तो देखो एक बात समझो, गवर्नमेंट क्या चाहती है, आप क्या चाहते हो? अगर आप लोन लोगे तो क्या चाहोगे कि जल्दी से जल्दी लोन चुका के छुट्टी हो जाए, लोन चुका के फ्री हो जाओ। सेम गोज विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि जल्दी से जल्दी हम अपना क्या कर लें, लोन चुका दें। ठीक है ना। बट जब गवर्नमेंट खर्चे करती है, जैसे कि ग्रांट देती है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है ना। क्यों देती है? क्योंकि भैया किसी भी स्टेट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, जैसे असम में बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड हो गया उत्तराखंड में, हिमाचल में बाढ़ आ गई, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है ना। तो वहां पे गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी है, ग्रांट दे दी है, तो क्या होगा भैया, इट डज नॉट रिड्यूस फाइनेंशियल लाइबिलिटी, तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम नहीं हुई, गवर्नमेंट का बस खर्चा हो गया। ठीक है ना। तो वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट ने वेजेस दिए, वो यहाँ पे आएगा। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट की पेमेंट करी, वो यहाँ पे आएगा। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी, एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर किया सब्सिडीज देने पे, वो यहाँ पे आएगा। और गवर्नमेंट ने डिफेंस के लिए, यानी कि अम, अपने देश की सुरक्षा के लिए मशीन खरीदी, गन खरीदी, तोप खरीदे, एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदा, एयरक्राफ्ट खरीदे, तो वो सारे जो खर्चे हैं बेटा वो यहाँ पे डिफेंस परचेजेस में आएंगे। पूरी बात समझ गए? तो ये जो बेटा खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट के ना ही एसेट को क्रिएट करता है, ना ही लाइबिलिटी को कम करता है। ओके की रिपोर्ट, एग्जाम्पल सारे मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग अपने, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है बेटा जो गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट करता है और लाइबिलिटी कम करता है। देखो, क्या आप खर्चा करते हो? हाँ। अगर आपने खर्चा किया घर बनाने में, घर आपके लिए क्या है, एसेट। ठीक है ना। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है ना। और दूसरी चीज, अगर आपने खर्चा किया है लोन चुकाने के लिए, तो वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। समझ गए ना। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपके लिए बेनिफिशियल हो इन द अपकमिंग ईयर्स, ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ें और लाइबिलिटी कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर बात? ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्विटी और शेयर्स ऑफ द डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस परचेज बाय द गवर्नमेंट। बेटा अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, जब गवर्नमेंट किसी कंपनी के शेयर खरीदेगी तो गवर्नमेंट के एसेट बनेंगे, बढ़ेंगे। उस एसेट को बढ़ाने में, बनाने में जो खर्चा होगा उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन सर्टेनली रिड्यूसेस लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया था और लिए हुए लोन को वापस कर दिया, तो गवर्नमेंट ने अपनी लाइबिलिटी कम कर दी, खर्चा हुआ लेकिन लाइबिलिटी भी कम हो गई, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, अगर गवर्नमेंट ने लैंड एंड बिल्डिंग पे खर्चा किया है तो, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, अगर गवर्नमेंट ने मशीन खरीदी, इक्विपमेंट बनाया है। परचेज ऑफ शेयर, अगर गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे। लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो भी खर्चा हो रहा है, और लोन भी देंगे तो एसेट बनेंगे। ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया, लोन देते हैं तो वो एसेट होता है, लोन लेते हैं तो वो लाइबिलिटी होता है। ठीक है ना। ओके की रिपोर्ट। तो ये हो गया बेटा आपके रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया है ना। अब आप कहोगे सर ये एक्स्ट्रा क्या पढ़ा रहे हो? बेटा एक्स्ट्रा भी कुछ नॉलेज देता हूँ, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। देखो सिंपल है,
हमें पता है कि हमें अगले साल गाड़ी खरीदनी है, ये प्लान एक्सपेंडिचर है। लेकिन हमें नहीं पता है कि हमारे इलाके में बाढ़ आ जाएगी, उस बाढ़ से निपटने के लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। सिंपल है, जो खर्चा आप पहले से प्लान बना के करते हो उसे प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो खर्चा अचानक से आ जाता है उसे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। तो गवर्नमेंट से इसको रिलेट कर दो। एक्सपेंडिचर रिफर्स टू दैट एक्सपेंडिचर विच रिलेट्स टू स्पेसिफिक प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने कोई प्लान बनाया है, गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है डेवलपमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट को पता था कि ये खर्चा हमें करना है, प्लान्ड खर्चा था, उसे प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। असिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कोई मदद दी, मदद बोले तो असिस्टेंस दी। जैसे आपने देखा होगा न्यूज में, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो मणिपुर गए, मणिपुर को कुछ 100 करोड़ 200 करोड़ की योजनाएं दे दी। बंगाल गए, बंगाल को कुछ 2000 करोड़ रुपए की योजनाएं दे दी। बिहार गए तो बिहार में अनाउंसमेंट कर दी 5000 करोड़ 6000 करोड़ रुपए की। ठीक है ना। इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंस या मदद देती है। जब मदद देती है तो वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आता है। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है वो देखते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर like assistance to the state and capital expenditure like expenditure on the construction of roads, bridges and hospital। ध्यान रखेंगे, प्लान्ड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू और कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट के एसेट लाइबिलिटी स्टेटस पे कोई फर्क नहीं डालता है, और कैपिटल डालता है। तो यहाँ पे जैसे कि स्टेट्स को आपने मदद दी है, असिस्टेंस दी है, तो यहाँ पे ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी एग्जांपल हो गया। अगर आपने कहीं रोड बनाई, ब्रिज बनाया, नेशनल हाईवे बनाया, इन दैट केस वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होगा। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर समझते हैं। All expenditure other than a planned expenditure is classified as non-planned expenditure. Specifically, non-planned expenditure relates to expenditure on routine functioning of the government. समझो बेटा, गवर्नमेंट को चलाना है तो कुछ ना कुछ खर्चे तो अचानक से आएंगे, सब कुछ आप प्लान करके नहीं रख सकते। ठीक है। तो जो खर्चे प्लान नहीं है उन्हीं को हम नॉन प्लान कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे दिए, एक और दे देता हूँ, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है ना, या फिर डिफेंस, या फिर सब्सिडीज। अब जैसे कि मान लो ऑपरेशन सिंदूर में गवर्नमेंट का खर्चा हुआ। अब गवर्नमेंट को नहीं पता था कि ऑपरेशन सिंदूर करना ही पड़ेगा एक दिन, वो तो सिचुएशन ऐसी हुई, पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, इन दैट केस फिर गवर्नमेंट का खर्चा हुआ। तो ये नॉन प्लान्ड है बच्चों, इसमें प्लान नहीं था गवर्नमेंट, बाद में प्लान हुआ। ठीक है ना। या मान लो कोई बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, ठीक है ना, तो उसमें खर्चा हुआ। तो इस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर करती है। पूरा टॉपिक पढ़ा दिया आपको। ठीक है ना, मैंने आपको रेवेन्यू, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर सब कुछ पढ़ा दिया। एक चार्ट देखते हैं ये समझने के लिए कि क्या हमने सब कुछ पढ़ा। ये जो चार्ट मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं मेरे पीछे, ये पूरे चैप्टर का चार्ट है। ठीक है, देखो देखो, हमने गवर्नमेंट बजट पढ़ा, हमने बजट रिसिप्ट पढ़ा, बजट एक्सपेंडिचर पढ़ा। बजट रिसिप्ट में हमने रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा, कैपिटल रिसिप्ट पढ़ा। रेवेन्यू रिसिप्ट में हमने टैक्स रिसिप्ट पढ़ा, नॉन टैक्स रिसिप्ट पढ़ा। कैपिटल रिसिप्ट में हमने रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग पढ़ा और अदर रिसिप्ट पढ़ी। ठीक है ना, देख सकते हो पूरा पूरा चार्ट आपके लिए तैयार है। बजट एक्सपेंडिचर में हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा। ठीक है। और इसके अलावा हमने प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी पढ़ा। ये सारी चीजें मैं पढ़ी। ओके, ये पूरा आप चार्ट एक बार स्क्रीनशॉट, बेटा आप चाहो तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं कहूंगा कि ले लो तो ले लो। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लेना, जब मैं साइड हुआ था स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आते हैं बेटा डेफिसिट पे। नो व्हाट इज डेफिसिट? ठीक है, डेफिसिट को समझो। देखो, बहुत सिंपल है। डेफिसिट का मतलब होता है कमी। कमी मतलब जब खर्चा ज़्यादा होने लगे और कमाई कम हो तो उसे हम डेफिसिट कहते हैं। डेफिसिट तीन तरीके के होते हैं, नोट करना। सबसे पहला डेफिसिट होता है बेटा आपका रेवेन्यू डेफिसिट। क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट और तीसरा होता है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू डेफिसिट। अगर आपको बोला जाए कि रेवेन्यू डेफिसिट निकालो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर देना। ठीक है। अगर आपको बोला जाए फिजिकल डेफिसिट निकालो
तो टोटल रिसिट में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस कर देना। टोटल रिसिट में दो चीजें आती हैं, रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट। और खर्चे में दो खर्चे आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल खर्चों में से टोटल रेवेन्यू को अगर आप माइनस कर दोगे तो फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है। और आते हैं प्राइमरी डेफिसिट में। बेटा फिजिकल डेफिसिट में से जब आप इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस कर दोगे, फिजिकल डेफिसिट निकाला, फिजिकल डेफिसिट में आपने इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस कर दी, तो आपका आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। डन। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है ना। एक बार दोबारा से जो टॉपिक पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं कि रेवेन्यू बजट क्या होता है और कैपिटल बजट क्या होता है। ठीक है। रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसिट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट इंक्लूड्स कैपिटल रिसिट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट डज नॉट इम्पैक्ट एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। डज नॉट इम्पैक्ट। रेवेन्यू बजट के अंदर रिसिट्स और एक्सपेंडिचर जो आता है वो गवर्नमेंट के एसेट और लायबिलिटी स्टेटस को इम्पैक्ट नहीं करता, बट कैपिटल बजट इम्पैक्ट करता है एसेट और लायबिलिटी स्टेटस को। ठीक है। रेवेन्यू बजट फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय वे ऑफ डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इट डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू जीडीपी ग्रोथ। रेवेन्यू बजट में सरकार जो भी खर्चा करती है वो लोगों के बेनिफिट के लिए करती है, जीडीपी ग्रोथ के लिए नहीं करती। लेकिन यहाँ पे सरकार जो भी खर्चा करती है, जो भी इनकम करती है, वो जीडीपी की ग्रोथ के लिए करती है बाय वे ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे पब्लिक के लिए खर्चा करती है। डन। हाई रेवेन्यू रिसिट इन द रेवेन्यू बजट लीड टू लो कैपिटल रिसिट, बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल बजट। इट इज अ साइन ऑफ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। देखिए, अगर गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिट बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि कैपिटल रिसिट कम हो रही है। सर कहना क्या चाह रहे हो? सिंपल है बेटा, रेवेन्यू रिसिट अगर गवर्नमेंट की बढ़ रही है तो ये अच्छी बात है, कैपिटल रिसिट बढ़ रही है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कैपिटल रिसिट में बोरोइंग इंक्लूडेड है। अगर आप उधार लेके कैपिटल रिसिट बढ़ा रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना। तो वही बोला गया कि अगर रेवेन्यू रिसिट ज्यादा है और तो इसका मतलब कैपिटल रिसिट कम है, और अगर कैपिटल रिसिट कम है तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग है। ठीक है ना, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है कि गवर्नमेंट को बोरोइंग लेने की जरूरत नहीं है, उधार लेने की जरूरत नहीं है। हाई कैपिटल रिसिट्स आर ऑफन रिलेटेड टू कंपल्जन्स ऑफ बोरोइंग। इट इज साइन ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी। और बेटा अगर आपकी कैपिटल रिसिट ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट बोरोइंग ले रही है, और गवर्नमेंट अगर बेटा बोरो कर रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब आपकी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी है। ठीक है, सही है ना, समझ गए ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आते हैं बेटा हम लोग अपने बजटरी डेफिसिट पे। बहुत सिंपल है बेटा, जब हमारे खर्चे हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा होने लगे तो उसे हम डेफिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिसिट कहते हैं। हमने अपने खर्चे कर लिए 100 रुपये, कमाए 40 रुपये, तो 60 रुपये कहाँ से आएंगे? बोरो करके आएंगे, हमें उधार लेना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है। Budgetary deficit, also called as government deficit, refers to a situation when budget expenditure of the government and greater than the budget receipt. जब एक्सपेंडिचर रिसिट से ज्यादा हो जाए तो उसे हम बजटरी डेफिसिट कहते हैं। बजटरी डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट, रेवेन्यू रिसिट माइनस प्लस कैपिटल रिसिट। ठीक है ना, सिंपल है। बजटरी डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट प्लस कैपिटल रिसिट। ठीक है ना, समझ गए पूरा फॉर्मूला? सारे खर्चों को जोड़ के सारी इनकम को माइनस कर दो, अगर खर्चे ज़्यादा हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इधर आता है रेवेन्यू डेफिसिट पे आते हैं बेटा। डेफिसिट तीन तरीके के होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट सीखते हैं।
बेटा जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिट की बात करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिट की बात नहीं कर रहे हैं, नाम से पता लग रहा है रेवेन्यू। रेवेन्यू बोले तो रेवेन्यू में दो चीजें आती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिट, ठीक है ना। जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिट को माइनस कर देते हैं तो उसे हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट, आर डी इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर, वेर आर ई इज मोर देन आर आर। क्या बोला गया? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट, जहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिट से ज़्यादा ही होगा, इसे ही हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। सिंपल है। जब एक्सपेंडिचर रिसिट से ज़्यादा होने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? डेफिसिट कहते हैं। ये बात समझ में आई? ओके सर, इससे आपने क्या सीखा? ठीक है, इससे आपने क्या सीखा? इम्प्लीकेशन बताओ। व्हाट इज इम्प्लीकेशन? देखो बेटा, because of the revenue deficit, the government may have to cut its expenditure on several welfare programs in the country. This leads to loss of social welfare. सबसे पहले बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट की इनकम नहीं होगी तो गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हर घर जल से नल योजना, ये सारी योजनाएं गवर्नमेंट को बंद करनी पड़ेंगी, शट डाउन करनी पड़ेंगी। पहला इम्प्लीकेशन। दूसरा इम्प्लीकेशन ये है कि द गवर्नमेंट में हैव टू रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग। दूसरा ये है बेटा कि जब गवर्नमेंट की नॉर्मल इनकम नहीं हो रही है, रेवेन्यू रिसिट नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बोरोइंग करनी पड़ेगी। बेटा गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ेगी तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होगी? गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ेगी। इससे क्या होगा बेटा? गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। और लोअर्स इट्स क्रेडिट वर्दीनेस, और गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्दीनेस कम हो जाएगी। आप जितना ज़्यादा मार्केट से लोन उठाते हो, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, भरोसा मार्केट में उतना ही कम हो जाता है। द गवर्नमेंट में बी कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, सेलिंग इट्स ओन ओनरशिप ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है। गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट को अपनी ही कंपनी के शेयर्स बेचने पड़ेंगे, ठीक है। तो तीन इम्प्लीकेशन है। पहला इम्प्लीकेशन, गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को अपने ही शेयर बेचने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट को अपने वेलफेयर स्कीम्स बंद करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? करेक्ट है? ओके। रेवेन्यू डेफिसिट, थ्री वेज ऑफ मैनेजिंग रेवेन्यू डेफिसिट। बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक, आरबीआई और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट में है, अब गवर्नमेंट क्या करे ये बताइए। गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट में है, करेंगे क्या? सबसे पहले आप बोरोइंग कर सकते हैं, बोरो कर लीजिए पैसा, ठीक है। डिस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे गवर्नमेंट अपने ही शेयर्स को बेच के पैसा कमा सकती है, और अपने खर्चों को कम कर सकती है, कट इन एक्सपेंडिचर। ये तीन काम आप रेवेन्यू डेफिसिट अगर है तो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। फिजिकल डेफिसिट पे आते हैं। बेटा फिजिकल डेफिसिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट, जहां पे टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिट। सिंपल सी बात है भैया, जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए आपके खर्चे से, तो उसे आप क्या कहते हो? फिजिकल डेफिसिट कहते हो। फिजिकल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिट्स अदर देन बोरोइंग। फिजिकल डेफिसिट वो पैसा है जो गवर्नमेंट का चला गया, क्योंकि गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और टोटल रिसिट कम है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट, रेवेन्यू रिसिट प्लस कैपिटल रिसिट अदर देन बोरोइंग, ठीक है। दोनों खर्चों को जोड़ दो और दोनों इनकम से माइनस कर दो, उसे आप फिजिकल डेफिसिट कहते हो। सबसे खतरनाक यही है, सबसे खतरनाक यही है कि गवर्नमेंट का सब कुछ लॉस में चल रहा है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट इज द एस्टिमेशन ऑफ टोटल बोरोइंग by the government. It is often called gross physical deficit. Gross physical deficit is equal to borrowing from RBI plus borrowing from abroad plus borrowing at home. समझो बेटा, तुमने
सारे खर्चों में से सारी इनकम माइनस कर दी। इसका मतलब क्या है? बचा क्या? बोरोइंग। बचा क्या? बोरोइंग, उधार। ठीक है ना? अब एक बात बताता हूँ, उधार गवर्नमेंट कहाँ से लेती है? या तो उधार गवर्नमेंट आरबीआई से लेगी, ठीक है, या तो उधार गवर्नमेंट अपने देश के लोगों से लेगी, और या तो उधार गवर्नमेंट लेगी अब्रॉड से। अब्रॉड यानी कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अमेरिका, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना? समझ गया ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बात और समझो। क्या पढ़ रहे हैं हम बेटा? हम लोग पढ़ रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट अगर हुआ तो क्या होगा, यानी कि इम्प्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट क्या होगा वो समझो। देखो बेटा, जब गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी। गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी तो देश में पैसा आएगा नहीं। देश में पैसा नहीं आएगा तो चीज़ों की महंगाई होगी। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, सब्सिडी कम कर देगी, चीज़ें महंगी होने लगेंगी। पहला प्रॉब्लम आएगा इन्फ्लेशन। ठीक है ना? बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इंक्रीजेस इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन प्राइसेस, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। और हम लोग एक इन्फ्लेशनरी स्पाइरल में घूम के रह जाएंगे, चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी इंडिया में। अगर ऐसा हुआ तो चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। ठीक है? National debt. Physical deficit leads to national debt. It hinders GDP growth because a significant percentage of national income is used up to pay the past debts. बेटा देखो, जब हमारे खर्चे बढ़ेंगे गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट लोन लेगी। अब अगले साल जब गवर्नमेंट इनकम करेगी तो बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट दे देगी लोन चुकाने में। तो इससे क्या होगा? हमारे देश में सारा पैसा लोन चुकाने में लग जाएगा, तो हमारा जो डेट है वो बढ़ेगा, प्रॉब्लम आएगी। विशियस सर्किल ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। फिजिकल डेफिसिट ज्यादा हुआ तो जीडीपी ग्रोथ कम हुई, जीडीपी ग्रोथ कम हुई तो फिजिकल डेफिसिट फिर से ज्यादा हो गया। इस तरीके से ये एक सर्किल चलता रहेगा। फिजिकल डेफिसिट ज्यादा, जीडीपी ग्रोथ कम, जीडीपी ग्रोथ कम, फिजिकल डेफिसिट ज्यादा। ये सर्किल पूरा ऐसे ही क्या होगा? चलता रहेगा। इसे कहते हैं विशियस सर्किल ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो, क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट क्या होता है समझो। This is a situation when high borrowing by the government owing to high physical deficit reduces the availability of funds for the private investor. Overall investment in the economy is reduced. सुनो बेटा, क्या होगा जब गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट फेस करेगी तो गवर्नमेंट ज्यादा बोरोइंग लेगी। जब गवर्नमेंट ज्यादा बोरोइंग लेगी तो उससे क्या होगा? उससे मार्केट में फंड कम हो जाएंगे। मनी मार्केट बेटा, मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, देश का अपना पैसा लगाते हैं देश में। तो वहां पे पैसों की कमी आ जाएगी। क्योंकि वहां पे पैसों की कमी आ जाएगी तो ओवरऑल इकोनॉमिक स्लोडाउन हमें देखने के लिए मिलेगा। इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ क्राउडिंग आउट, कि जो भीड़ है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। देखो बेटा, अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे यूं ही बढ़ाती जाएगी तो गवर्नमेंट करेगी बोरोइंग। जब गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी तो जो क्रेडिबिलिटी है, जो भरोसा है गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का, वो कम होता जाएगा। ठीक है? क्रेडिट रेटिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी इज लोवर्ड। owing to lower credit rating, global investors start withdrawing their investment from the domestic economy. Consequently, GDP growth is reduced. जिस देश में सरकार के ऊपर भरोसा नहीं होता है लोगों को, उस देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा नहीं लगाते। और जिस देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा नहीं लगाते उस देश की जीडीपी ग्रोथ कम हो जाती है। इंडिया के साथ यही होगा अगर इंडिया में खर्चे बढ़ते रहे, फिजिकल डेफिसिट हमारी गवर्नमेंट करती रही तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये इसका शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो भैया प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट की पेमेंट। सिंपल है। फिजिकल डेफिसिट में गवर्नमेंट बोरोइंग लेगी, बोरोइंग लेने के बाद गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट को पे करेगी। अगर आप फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट को माइनस कर देते हैं तो उसे हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं।
ठीक है, ये बेटा पूरा चार्ट है, इसको समझ लेते हैं। ठीक, रेवेन्यू डेफिसिट, इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। It is the excess of total expenditure over total receipt other than borrowing. Fiscal deficit is equal to budgetary expenditure minus budgetary receipt other than borrowing. Primary deficit मतलब difference between physical deficits and interest payment. Primary deficit minus fiscal deficit minus interest payment. ठीक है, समझ गए? It reflects the need for borrowing by the government to manage its budgetary expenditure. देखो बेटा, जब गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट में होती है, मतलब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसिट है वो कम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, इसका मतलब गवर्नमेंट को बोरोइंग करने की जरूरत है, बोरोइंग करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, हाई रेवेन्यू डेफिसिट अराइजेस लार्जली बिकॉज द लो टैक्स रेसिट। सिंपल सी बात है भैया, अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू खर्चा बढ़ रहा है, रेवेन्यू रिसिट कम हो रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट टैक्स वसूल नहीं पा रही है, गवर्नमेंट टैक्स से पैसा नहीं ले पा रही है। इट पॉइंट्स टू ओवरऑल पॉवर्टी इन द कंट्री। और अगर लोग टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब उस देश के लोग गरीब हैं। ठीक, इधर आते हैं फिजिकल डेफिसिट में। इट रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट इज अकाउंटेड फॉर। फिजिकल डेफिसिट में बेटा बोरोइंग आती है गवर्नमेंट की, इसका मतलब कि गवर्नमेंट बोरोइंग ज्यादा कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी तो इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी, यानी कि खर्चा ज्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है। High physical deficit in terms of borrowings point to the lack of physical discipline in the country. It is a hurdle for GDP growth. आप अगर हर बात पे उधार लेने लगेंगे, इसका मतलब कि आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, और पैसा नहीं कमा पा रहे हैं इसका मतलब आपकी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ में प्रॉब्लम है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई ना? आते हैं प्राइमरी डेफिसिट पे। इट रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉट अकाउंटेड फॉर। ये गवर्नमेंट का वो लॉस है जहां पे इंटरेस्ट की पेमेंट हमने अकाउंट नहीं करी है। ठीक है ना? प्राइमरी डेफिसिट पॉइंट्स टू द नीड फॉर बोरोइंग इवन व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द एग्जिस्टिंग लोन इज इग्नोर्ड। बेटा प्राइमरी डेफिसिट सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट में हमने पहले ही इंटरेस्ट की पेमेंट को माइनस कर दिया था, फिर भी हमारा लॉस आ रहा है। इन दैट केस प्राइमरी डेफिसिट बहुत ही खतरनाक है किसी भी इकोनॉमी के लिए। इट रिफ्लेक्ट्स कंटिन्यूअस लैक ऑफ द फिजिकल डिसिप्लिन इन द कंट्री। इसका मतलब कंट्री में फिजिकल डिसिप्लिन नहीं है, बस बोरोइंग पे बोरोइंग करे जा रहे हो। ठीक है, ये है प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेटा एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन जरा आप अपनी कॉपी में करके देखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो को प्ले करो और फिर मेरे आंसर पे आना। कैलकुलेट रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिट आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना? तो रेवेन्यू डेफिसिट तो यहीं से निकल जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 22,250, और रेवेन्यू रिसिट कितनी है? 17,750। ठीक है, जो भी आ रहा है टोटल कर लो। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलेगा और प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलेगा? सोचो, पॉज करो, वीडियो कर ली, आगे बढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वीडियो पॉज कर लो, फिर मेरी वीडियो पे आओ। ठीक है, चलो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। ये देखो, देखो 22,250, 22,250 माइनस 17,750, 4,500 करोड़ रुपए का क्या आ गया? रेवेन्यू डेफिसिट आ गया कि नहीं आ गया? फिजिकल डेफिसिट को तो हम बोरोइंग ही कहते हैं, तो क्वेश्चन में आपको बोरोइंग पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है ना? कितना? 12,500, यही आपका क्या हो गया? फिजिकल डेफिसिट हो गया। ठीक है, और बोरोइंग में से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दोगे, 5,000 को माइनस कर दोगे, यानी कि 7,500, 7,500 आपका फिजिकल डेफिसिट हो गया। ठीक है, ये देखो, बोरोइंग हो गया 12,500 करोड़, ये हो गया फिजिकल डेफिसिट, और प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू 12,500 करोड़ माइनस 5,000 करोड़, दैट इज 7,500 करोड़।
ये हो गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। ऐसे ही किया था आपने, बिल्कुल ऐसे ही करना है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी फिजिकल डेफिसिट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ो, उसमें से रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट माइनस कर दो तो भी फिजिकल डेफिसिट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको बोरिंग दे रखी है तो बोरिंग को भी आप डायरेक्टली फिजिकल डेफिसिट मान सकते हो। और प्राइमरी डेफिसिट क्या करेंगे, बोरिंग में से इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस कर देंगे, जो कि कर दी, तो आंसर आ गया 7,500 करोड़। ये पूरा आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फाइंड बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट इफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ 15,000 करोड़ विच इज 25% ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट इंटरेस्ट की पेमेंट है 15,000 करोड़। अगर 15,000 करोड़ 25% है तो प्राइमरी डेफिसिट 100% कितना हुआ, ये बताओ। सोच लो, सोच लो। ठीक है, 1,20,000, ठीक है ना। और फिजिकल डेफिसिट निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा, करके देख लो कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ओ सॉरी, 15,000 है ना, तो 15 और, है ना, 1 मिनट रुको रुको, हाँ कुछ तो गलती हुई। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 60,000 होगा, सॉरी सॉरी। यहाँ पे, यहाँ ये हो जाएगा आपका 60,000, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 60,000, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देख सकते हो। 60,000 करोड़ रुपए क्या आ गया आपका, इंटरेस्ट की, ठीक है। ये आ गया आपका इंटरेस्ट पेमेंट जो कि है प्राइमरी डेफिसिट का 25%। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट आपको 15,000 करोड़ दिया हुआ है, और प्राइमरी डेफिसिट है 60,000 करोड़, तो फिजिकल डेफिसिट हो गया 75,000 करोड़। बोरोइंग, बोरोइंग कितनी है, फिजिकल डेफिसिट को ही हम बोरोइंग बोलते हैं, जो कि है 75,000 करोड़। आपको पता है कि हम लोग फिजिकल डेफिसिट को ही बोरोइंग बोलते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट निकालने के दो तरीके हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट। नहीं, अगर ऐसे मन है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो बोरोइंग को भी हम फिजिकल डेफिसिट ही मानते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा हम आ चुके हैं अपने लास्ट के टॉपिक्स पे, जिनका नाम है बैलेंस्ड बजट और अनबैलेंस्ड बजट, ठीक है ना। देखते हैं कि अभी हमको आगे क्या क्या पढ़ना है। हम बैलेंस बजट पढ़ेंगे, अनबैलेंस बजट पढ़ेंगे, ठीक है, डेफिसिट बजट पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम थैंक यू करेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो थोड़ा पी लेते हैं पानी और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम्म। तो बेटा टॉपिक है बैलेंस्ड बजट, ठीक है ना। टॉपिक है बैलेंस्ड बजट, सिंपल है बेटा। बैलेंस्ड बजट वो बजट होता है जहां पे गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की इनकम दोनों बराबर हो, उसे हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं। तो बैलेंस्ड बजट इज दैट बजट इन विच गवर्नमेंट रिसीट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट रिसिट इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन कभी ऐसा होता है क्या, कभी नहीं। कहाँ ऐसा होता है कि हम कमाए भी 100, खर्च भी 100 रुपए कर दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो तो बैलेंस्ड बजट नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। समझ गए बात को, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरिट्स, द गवर्नमेंट डज नॉट इंडल्ज इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की इनकम दोनों बराबर है, इसका मतलब गवर्नमेंट ने कोई बेकार के वेस्टफुल खर्चे नहीं किए, ठीक है। A balanced budget ensures financial stability. It signals physical discipline in the economy. फायदे क्या है वो बता रहा हूँ। फायदे ये हैं कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बिलीव करती है, और गवर्नमेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन में है, इसका हमें इस बात से पता लगता है। डीमेरिट्स क्या है, बैलेंस्ड बजट डज नॉट ऑफर एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। अगर आप बैलेंस्ड बजट लेके चलोगे, इसका मतलब गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर रही है, ठीक है।
तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। समझ गए बात? ठीक है। पर्टिकुलरली वेल अनएम्प्लॉयमेंट इज लिंक्ड विद द लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। और अगर एग्रीगेट डिमांड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो खर्चा नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा डिमांड को बढ़ाने के लिए। बहुत बढ़िया। Balanced budget is not conducive to the growth in less developed countries. Kickstart of the growth in these economies depend on a big push of investment expenditure by the government. This often leads to deficit budget. देखो बेटा, किसी भी इकोनॉमी को जब हम उठाने की बात करते हैं तो शुरू शुरू में खर्चा करना पड़ता है। आप कभी किसी बिजनेस की बात करिए, अगर आप कल को एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको शुरू शुरू में बिजनेस में पैसा डालना पड़ेगा, बिजनेस में पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप पैसा खर्चा करोगे तो डेफिसिट होगा, क्योंकि शुरू शुरू में तो इनकम होगी नहीं। भाई अगर आप धंधा करोगे, धंधा करने में एक्सपेंडिचर करोगे, एक्सपेंडिचर करने में क्या होगा, आपका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेवेन्यू कम होगा। अगर आप करोगे ही नहीं ऐसा तो बिजनेस आगे ही नहीं बढ़ेगा। सिंपल सी बात यह है कि बेटा, अगर इकोनॉमी को हमें थोड़ा पुश करना है, किक स्टार्ट करना है इकोनॉमी को, तो ये सब चीजें करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से डेफिसिट आ सकता है। तो अगर बैलेंस्ड लेके चलोगे तो फिर ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अनबैलेंस्ड बजट क्या होता है। कौन सा बजट? अनबैलेंस्ड बजट। Unbalanced budget is that budget in which receipts and expenditures of the government are not equal. Unbalanced budget वो बजट होता है जहां पे रिसिट और एक्सपेंडिचर बराबर ना हो। तो दो चीजें हैं, अगर एक्सपेंडिचर रिसिट से ज्यादा हो तो उसे हम अनबैलेंस्ड बजट कहते हैं, और रिसिट्स अगर एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो, ठीक है ना, चलिए, अगर रिसिट्स एक्सपेंडिचर से ज्यादा होंगी तो उसे हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं। ठीक है ना, तो इनमें दो केस होगा। पहला होता है सरप्लस बजट, है ना, सॉरी, इसको हम, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, रुको रुको रुको। बेटा देखो, अगर खर्चा ज्यादा होगा, कमाई कम होगी, तो उसे आप क्या कहते हो पता है? उसे आप कहते हो डेफिसिट बजट। और अगर इनकम ज्यादा होगी और खर्चा कम होगा तो उसे आप कहते हो सरप्लस बजट। ठीक है ना, तो पहले बात करते हैं सरप्लस बजट की, जहां पे गवर्नमेंट की रिसीट ज्यादा हो और गवर्नमेंट का खर्चा कम हो। मेरिट्स: Economic economy is battling inflation due to excess AD. Surplus budget plugs the inflationary gap by lowering the level of AD. AD is lowered on account of rise in revenue collection by the government and fall in government expenditure. सिंपल सी बात है बेटा, अगर जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर जो इकोनॉमी में महंगाई बढ़ रही है, अगर जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी, टैक्स बढ़ा देगी, कमाई ज्यादा कर देगी। जब गवर्नमेंट खर्चे कम कर देगी और इनकम बढ़ा देगी तो सिंपल है, इनकम ज्यादा खर्चे कम। ठीक है ना, तो ये है मेरिट्स। उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। डीमेरिट: as surplus budget tends to lower the level of AD in the economy, it is not desired during periods of depression. If surplus budget policy is constantly pursued by the government, अब देखो बेटा, अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई की कमी है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कह रही है हम तो सरप्लस सरप्लस खेलेंगे, सरप्लस सरप्लस खेलेंगे, इन दैट केस गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी। और अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन और गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर रही है तो डिफ्लेशन ही चलता रहेगा, जिसकी वजह से, ठीक है ना, इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसी हालत आ सकती है, आपका देश पीछे हो सकता है बाकी के देशों से। ठीक, एडी में रिड्यूस टू अ लेवल दैट कॉज अनएम्प्लॉयमेंट। डिफ्लेशन में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बढ़ने लगेगी। द इकोनॉमी में बी ड्रिवन इनटू अ लो लेवल इक्विलिब्रियम टैप। और जिससे क्या होगा बेटा, स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम से लो लेवल इक्विलिब्रियम में हमारी इकोनॉमी फंस के रह जाएगी। ये होगी प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड बजट के सरप्लस बजट में।
आगे आते हैं, आगे आते हैं बेटा डेफिसिट बजट में। किसमें आते हैं? डेफिसिट बजट में। एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसिट। जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा होगा और रिसिट कम होगी, वहां पे भी प्रॉब्लम है। कैसे? Depression is that phase of the economic activity when the level of investment is low owing to the low level of AD. Consequently, planned output is much lower than the full employment level of output. Unemployment becomes a national problem. देखो बेटा, गवर्नमेंट के खर्चे हो रहे हैं ज्यादा, कमाई हो रही है कम, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम क्या है बेटा? अगर चल रहा है इकोनॉमी में डिप्रेशन का फेस, व्हाट इज डिप्रेशन या डिफ्लेशन या रिसेशन? बेटा लास्ट टाइम कोविड 19 के टाइम पे हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन रिसेशन आया था, जब सबने अपना अपना काम धंधा बंद करके घर पे बैठना पसंद किया था। बेटा जी इन दैट केस क्या होगा? गवर्नमेंट खर्चे बढ़ा रही है, कमाई कर नहीं रही है, ठीक है ना, जिससे कि एग्रीगेट डिमांड लो लेवल की होगी। एग्रीगेट डिमांड लो लेवल की होगी तो फुल, देखो समझो बात को, डिप्रेशन इज दैट फेज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हेन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लो इनटू द लो लेवल ऑफ एक्टिविटी। प्रॉब्लम क्या है? डिफ्लेशन या डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन बेटा जी तब आता है जब एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कम हो जाए। एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो खर्चा कम होगा। आपने ये पूरा सिस्टम समझना है तो नेशनल इनकम का मेरा वन शॉट देखना पड़ेगा। देख लिया? कॉन्सिक्वेंटली प्लान्ड आउटपुट इज मच लोअर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। क्या होगा? जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन करोगे ही क्यों? प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, जितना प्रोडक्शन हमने करने को सोचा था उससे कम प्रोडक्शन हमारा होगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बिकम्स अ नेशनल प्रॉब्लम, और अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो डायरेक्टली बाय वे ऑफ हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लेकिन जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी, जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी इकोनॉमी में, तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है, ठीक है। इनडायरेक्टली बाय इंड्यूसिंग ग्रेटर एक्सपेंडिचर बाय द पीपल, तो गवर्नमेंट दो काम करेगी, अपना खर्चा बढ़ाएगी और लोगों से कहेगी कि तुम भी खर्चा बढ़ाओ। ये गवर्नमेंट ने किया था क्या? किया है। कब किया है? 2025 वाली दिवाली में, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफॉर्म यानी कि जीएसटी 2.0 अनाउंस किया। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भैया जीएसटी कम कर रहे हैं, खर्चा बढ़ाओ। 28% के स्लैब रेट को खत्म कर दिया, 5 और 18% के स्लैब रेट को जीएसटी में चालू रखा, ठीक है ना। जब जीएसटी किसी चीज पे कम हो जाती है तो पब्लिक ज्यादा खर्चा करती है, और ये एक अच्छी बात है। डीमेरिट, डेफिसिट बजट इज नॉट डिजायर्ड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन बेटा अगर इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, अगर वैसे ही इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, अगर वैसे ही डिमांड बढ़ रही है और गवर्नमेंट तब भी खर्चे पे खर्चा किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है, तो इन्फ्लेशन के केस में प्रॉब्लम आ सकती है। बस ये बोला गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, व्हाट डज जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन? बेटा एक कॉन्सेप्ट है, क्या पता आपके पेपर में आ भी जाए। जीरो प्राइमरी डेफिसिट, जीरो प्राइमरी डेफिसिट से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन ये, it means the government resorts to borrowing only to clear the backlog of interest payment. There are no borrowing because of the excess of current year expenditure over the current year revenue. क्या बोला गया? It means the government resort to borrowing only to clear the backlog of interest payment. देखो बेटा, एक उधार वापस करने के लिए आपने एक और उधार लिया, कि एक पुराना उधार हमारा वापस हो जाए इसके लिए हम एक और उधार ले रहे हैं, ठीक है, ले लिया। There are no borrowing because of the excess of current year expenditure over the current year revenue, ठीक है ना। बोरोइंग जो हमने ली वो पुराना उधार चुकाने के लिए ली, इसलिए नहीं ली क्योंकि हमें अपना खर्चा पूरा करना है, ठीक है। सिंपली बिकॉज करंट ईयर एक्सपेंडिचर हैपेंस टू बी इक्वल टू करंट ईयर रेवेन्यू। इट्स अ साइन ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, इसका मतलब गवर्नमेंट ने कोई और नई बोरोइंग नहीं ली,
जो बोरोइंग ली वो पुराना उधार चुकाने के लिए ली, ठीक है ना, खर्चा करने के लिए बोरोइंग नहीं ली। इसका सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो कर रही है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा ये आ गए हम लोग अपने थैंक यू पे। थैंक यू में फिर से हमारा जो यू है ये नीचे आ चुका है, तो मैं यहाँ पे यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस वन शॉट को पूरा अच्छे से मजे के साथ देखा, ठीक है ना। मैं आपसे बस एक बात ये कहूंगा कि बेटा आप यूट्यूब पे जैसे पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, ठीक है ना। आप वन शॉट देख रहे हो देखते रहो, 2 घंटे 3 घंटे के वन शॉट आ रहे हैं आप देख रहे हो, हमें बहुत खुशी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करो, देखो टीचर्स क्या कर सकते हैं। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भाई कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करनी है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बोर्ड में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो प्री बोर्ड में मेहनत करनी पड़ेगी, हाफ ईयरली में मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी फाइल बनानी पड़ेगी। सीयूईटी में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बोर्ड में मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। लेकिन क्या ये बात आपको नहीं पता? सवाल ये है कि क्या आपको नहीं पता? पता है। मेरे बताए बिना आपको पता है कि अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको हाफ ईयरली में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्री बोर्ड में मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात आपको पता है, कि किसी और के बताने से नहीं पता लगेगी, आपको ये बात पता है। तो बेटा सिंपल बात है कि अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि क्लासेस आपकी डेली हो और एक कोचिंग या ऑफलाइन ट्यूशन टाइप का आपका बन जाए, ठीक है ना, पूरा सिस्टम वैसा बन जाए जहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश सारी क्लासेस आपको बराबर तरीके से मिलती रहें, तो बेटा इन दैट केस आपको लेना पड़ेगा एक हमारा बैच, क्योंकि यूट्यूब पे तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है ना। और सिंपल बात ये भी है बेटा कि बैच लेने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और पैसे खर्च करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पापा मम्मी के ही खर्च करोगे। तो पापा मम्मी को ये यूट्यूब चैनल दिखाओ, ठीक है ना, खुद ये यूट्यूब चैनल देखो और तब डिसाइड करो कि क्या आपको हमारा बैच लेना चाहिए, क्या आपको हम पे ट्रस्ट करना चाहिए। और अगर ट्रस्ट हो, ठीक है ना, तो ह्यूमैनिटीज मास्टर्स की ऐप डाउनलोड करना, वहां पे 2 बैच आएंगे, ठीक है ना। दोनों को अपना जो है एक बार अच्छे से फीचर्स देख लेना। और मेरा सजेशन ये है कि निर्माण फॉर एवर बैच आप ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा बट अगर आपको डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मिलेगा क्या है, ठीक है। तो बेटा ये बैच है, एक का नाम है निर्माण फॉर एवर, एक का नाम है निर्माण, ठीक है ना। निर्माण थोड़ा सा कॉस्टली है बट इसमें फीचर्स ज़्यादा हैं। बट आप एक काम कर सकते हो कि आप ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपको एक फ़ोन आ जाएगा, आप उनसे बोल देना कि आपको कितना डिस्काउंट चाहिए, आपको उतने डिस्काउंट पे बैच मिल जाएगा। सेम गोज विद निर्माण, और ये बैच पूरे साल पूरे ईयर चलने वाला है। तो आपको कोई और बैच लेने की, कोई और मॉक टेस्ट लेने की, कोई और बुक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो अगर आपको ऐप डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है। तो बच्चों थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। बेटा अगर क्लास अच्छी लगी है तो 2-3 काम कर देना, कमेंट सबसे पहले कर देना कि क्लास कैसी लगी, बाकी क्लास अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे बराबर तरीके से। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।